1947 में जो हुआ, सबसे बड़ी लार्जेस्ट और सबसे ब्रूटल माइग्रेशन, ह्यूमन माइग्रेशन माना जाता है। इस तरह की जब एपिसोड होता है हिस्ट्री में ह्यूमंस के साथ और मास लेवल पे और इतनी वो ब्रूटैलिटी देखते हैं, जब आपके आपकी औरतों को उठा के ले जाते हैं, आपके सामने उनका बलात्कार होता है, आपके बच्चों के सामने आपको मार दिया जाता है, या बच्चे देखते हैं आप बड़े आपको कैसे मार दिया, आपके सामने आपके बच्चों को मार दिया जाता है, मास लेवल पे मार दिया जाता है। जो उसका ट्रॉमा होता है ना, वो इतना डीप होता है कि वो एक जनरेशन तक सीमित नहीं होता है और एक फैमिली तक सीमित नहीं होता है। वो पूरी कम्युनिटी, एक कॉम जो होती है पूरी, उस पे उसका प्रभाव होता है, उसका इम्पैक्ट होता है। तो जो सर्वाइवर्स हैं और विक्टिम्स भी हैं, वो इतने ट्रॉमेटाइज थे कि कुछ सालों तक, डिकेड्स तक उनमें हिम्मत नहीं थी कि वो अपने इमोशन को एक्सप्रेस कर सके और या उनको शब्द दे सके। Namaskar, welcome to another show, another conversation. And I'm joined today by Sumant Batraji, who's authored this beautiful book, Kafila, a Jhangi Family's Partition Memoir. In fact, when we last met at a hotel, I think it was in Tijara, तब यही कॉन्वर्सेशन हो रही थी कि आप हिसार की आपकी रूट्स हैं. तो वेलकम सर, glad to have you here. You're a lawyer, accomplished author, also hotelier. Also, you've done bunch of things and 3-4 decades of a lot of work. So congratulations. You, I've been an academic for 8-9 years, and I figured that an academic's job is not actually 9 to 5 or 9 to 3 for that matter. कोई भी असिस्टेंट प्रोफेसर होता है या एकेडमिक होता है, उसकी जॉब जो होती है वो 24 घंटे की होती है, बिकॉज यू नेवर नो व्हाट समबडी माइट टेक एन इंस्पिरेशन फ्रॉम, एंड फिर वो बात उसके दिमाग में टिक जाए, एंड यू नो दैट परहैप्स shapes his life. So you've done remarkable work, and I'm sure there are a long list of people who've taken inspiration from you and the work that you've done in insolvency. But I'm perhaps more interested today in discussing, and of course, we will discuss your foundation also in near future. But today, let's discuss your book, Kafila. Um, First, where are you from? Where are you coming from? What have you done? And how did you get into writing? So, Arjun, पहले तो thank you so much for having me on your show. It's always a pleasure. आपका आपके सवाल का जवाब देने से पहले एक बात आपने जो कही, एकेडमिक्स का जो टेम्परामेंट होता है, आपकी बात ठीक है कि वो 9 to 5, 9 to 6 जॉब होता है नहीं, बिकॉज वी आर थिंकर्स, वी थिंक ऑल द टाइम, हम हर समय सोच रहे होते हैं प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशंस, और प्रॉब्लम भी आइडेंटिफाई करते हैं ताकि सॉल्यूशंस देख सकें। तो उसी से इनोवेशन होता है। थोड़ी लंबा जवाब दे रहा हूँ, बट आई थिंक वो इम्पोर्टेंट है, बिकॉज हमारी कंट्री में एकेडमिक्स को उस लेवल पे नहीं बिठाया जाता जो विदेशों में बिठाया जाता है, क्योंकि एकेडमिक्स की पॉलिसी मेकिंग में बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन होती है विदेश में, क्योंकि वो जानते हैं कि वो सवाल करते हैं और सवालों का जवाब ढूंढते हैं। तो हमारे यहाँ पे जो स्कॉलर्स हैं, एकेडमिक्स हैं, क्योंकि वो मेन स्ट्रीम में नहीं आ पाते हैं इतनी जल्दी, तो वो फिर और जगह ढूंढते हैं जहाँ वो अपनी बात को कह सकें, लिख सकें, कम्युनिकेट कर सकें, और किताबें एक वो ज़रिया है। सो हालांकि वकालत में मुझे मौका मिलता है बहुत सारी अपनी बातों को कह पाने का, मैं पॉलिसी मेकिंग में भी हेल्प करता हूँ, मगर किताबें एक ज़रिया है जो मेरी एक सोच है, दिल में जो सवाल उठते हैं, जहन में सवाल उठते हैं, उसका जवाब देना या उसको एम्पलीफाई करने का और उसको कम्युनिकेट करने का, लोगों तक पहुंच सके। तो ये एक है। अब आपने कहा कहाँ से आए, कैसे पहुँचे, कहाँ तक पहुँचे, और सारी बातें, बहुत कॉम्प्लेक्स सवाल है। ऑर्डिनरी आप ये सवाल करें तो आप कह सकते हैं कि जी मैं दिल्ली का हूँ या मैं बॉम्बे से हूँ, बॉम्बे से आया हूँ दिल्ली में। हमारा थोड़ा सा बैकग्राउंड एक कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि कहने को मैं हिसार में पैदा हुआ, हिसार के पास कुरड़ी गाँव, आजकल उसको आर्यनगर कहते हैं। आर्य
पिछले 40 साल से आर्यनगर कहते हैं। अ, मेरे फादर ट्रांसफरेबल जॉब में थे, तो कभी करनाल, कभी गुड़गांव। शुरू में ऑफ कोर्स स्कूल हिसार गए, उसके बाद एंकर हो गई लाइफ चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ में लेटर स्कूलिंग, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, लॉ, प्रैक्टिस भी वहाँ शुरू की। तो कहने को तो मैं कह सकता हूँ मैं हिसार से हूँ, मगर हमारे पिताजी 6 साल के थे जब पार्टीशन हुई, इंडिपेंडेंस हुई 1947 में। उस समय वो अपने पिताजी के साथ, मेरे ग्रैंडफादर के साथ, उनकी पूरे फैमिली के साथ रहा करते थे। एक बहुत प्रॉस्परस गाँव था, और जिस तरह की बातें मैं सुनता हूँ वो तो जैसे फिल्मों में आप देखते हैं, इमेजिन कर सकते हैं, वैसा एक गांव रोडू सुल्तान छंग, जो अब पाकिस्तान में है, वहाँ था, जो कि वेस्ट पंजाब का हिस्सा था और बहुत ही प्रॉस्परस माना जाता था। सबसे प्रॉस्परस बेल्ट होती थी अनडिवाइडेड इंडिया की। पानी बेशुमार, खेती बेशुमार, जानवर बेशुमार, अच्छे भले लोग, बड़ी बड़ी ज़मीनें, खुशहाल थे सब। और वो वहाँ रहते थे। और एक दिन सडनली जब पार्टीशन हुआ और छंग वेस्ट पंजाब पाकिस्तान के पास चले गया और इधर आना पड़ा, तो वो यहाँ आ गए। अब वो, मैं इस बात का इसलिए आपको बता रहा हूँ कि जब वो आए तो हरियाणा था ही नहीं उस समय। उस समय तो ईस्ट पंजाब था। फिर पंजाब सूबे की बात हुई लैंग्वेज बेस पे, और पंजाब सूबे की बात होते होते पेप्सू बना। पेप्सू से आप जानते हैं कि ये हिमाचल, हरियाणा बन गया 65 में। हरियाणा के लिए फाइट होनी शुरू हुई, बट वो एक रिएक्शन तो पंजाबी सूबे का था। तो आके 1947 और 1951 से वो दिल्ली हिसार में रहे, आके कुरेडी में। उसके बाद मैं आपसे बताऊंगा कि जब आए बाद में कैसे आए, मगर 51 से 65 तक तो वो पंजाब में ही थे, और ईस्ट पंजाब में। और सडनली वो फिर हरियाणा में हो गए, और हरियाणा में हो गए तो हरियाणा में ही रहते थे, हिसार में। तो कहने को तो हरियाणा के भी हैं, कहने को तो पंजाब के थे, कहने को तो वेस्ट पंजाब से आए थे। तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। अगर मेरी रूट्स की बात करें कि रूट्स आपकी कहाँ हैं, जन्म हिसार का है, रूट्स जो है पंजाब की हैं, वो पंजाब की जो अब पाकिस्तान में है। तो इसी रूट्स को लेकर के कई बार सवाल मन में उठते हैं। तो इसलिए शायद मैंने आपको थोड़ा सा जवाब इस तरह का दिया जिसका एक सीधा जवाब था नहीं, है नहीं। वो आज में ही जहन में उठता है, और शायद यही वजह है कि मैंने इस किताब को लिखा, काफिला को, कि कुछ सवाल, मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। और एक चीज़ और आपको बताऊं कि ये कोई इसके साथ मेरा कोई सैडनेस एसोसिएटेड नहीं है, कॉम्प्लेक्सिटी है, मगर उसके साथ कोई, आप ये नहीं कह सकते कि उसके साथ कोई मेरी डिसअपॉइंटमेंट्स जुड़ी हैं। हम उत्तराखंड में, मेरी वाइफ उत्तराखंड की हैं, और हम उत्तराखंड में भी घर है। आज भी उत्तराखंड के लोग तो हमें नॉर्थ इंडियन मानते हैं, वो तो कहते हैं आप तो दिल्ली वाले हैं। वो आज भी हमें प्यार देते हैं, मोहब्बत देते हैं, सब कुछ है, मिलजुल के रहते हैं, इज्जत देते हैं, मान देते हैं, मगर एक तरह से हम आउटसाइडर देखते हैं। गोवा में भी कुछ रूट्स हैं हमारी, रूट्स से मतलब हमने, हमारा एक घर है। अब गोवा में जाते हैं तो वहाँ पे भी ये तो दिल्ली वाले हैं, तो बाहर के हैं, तो वो एक थोड़ा सा है इशू, उसको डील करना पड़ता है। बट मे बी वो हमारे केस में ज़्यादा एम्पलीफाई हो जाता है क्योंकि बैकग्राउंड ऐसे। शुरुआत में हिसार वालों ने भी, हिसार के अंदर कई नेबरहुड ने भी ऐसा पॉसिबिलिटी है बोला हो कि भैया बाहर वाले हैं। वहाँ पे क्या था कि रिफ्यूजी कहते हैं, वो आज भी रिफ्यूजी कहते हैं कि ये रिफ्यूजी है, कि बाहर से आए हुए हैं। फैक्ट है कि बाहर से आए हुए हैं, मगर वो बाहर हिंदुस्तान के बाहर से थोड़ा ना था। आप, वो तो हिंदुस्तान डिवाइड हो गया, आए तो हिंदुस्तान से, हिंदुस्तान के एक हिस्से से दूसरे में ही थे ना। ये थोड़ा ना है कि बाहर के मुल्क से आकर के आपने किसी से रिफ्यूज लिया था कंट्री में। तो आपकी बात ठीक है, आज भी रिफ्यूजी कहा जाता है, बहुत लोग कहते हैं, ये एक रियलिटी है। पर क्योंकि आपने बुक में भी इसका डिस्कशन किया है, झंग है क्या, कहाँ है, और
वहाँ का सोशल स्ट्रक्चर था कैसा आज़ादी से पहले या 1947 से पहले सोशल स्ट्रक्चर था कैसा? एंड क्योंकि ना बहुत, जैसे अभी आपने रेफ्यूजीज़ की भी बात की ना, कि बहुत कन्वीनिएंट हो जाता है किसी को रेफ्यूजी बोलना। रेफ्यूजी बोलते ही एक बंच ऑफ पीपल, उनकी जात क्या हो गई, उनकी बिरादरी क्या हो गई, उनके तौर तरीके क्या हो गए, वो सारे सब्ज्यूम कर दिए जाते हैं इस एक शब्द के पीछे। जी। और उनकी आइडेंटिटी पर एक 10 सवाल खड़े हो जाते हैं फिर फॉर नो रीज़न एट ऑल। अब जो 1947 में हुआ, उससे ज़्यादा मार्मिक, उससे ज़्यादा कठिन समय मेरे ख्याल से बहुत और कम्युनिटीज़ नहीं हैं जिन्होंने फेस किया हो। एंड आई राइट अबाउट दिस इन माय बुक ऑल्सो, कि आप किसी भी पंजाबी से मिलते हो ना, आपको लगता है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते किसी यंग पंजाबी बच्चे से मिलें आप, जो 2 जनरेशंस पहले जिसके ग्रैंडफ़ादर या ग्रैंडपेरेंट्स ने कोई ना कोई ट्रेजेडीज़, कोई चैलेंजेस, अननोन अंडर अन वेरी टफ चैलेंजेस फेस करके उन्होंने अपनी नई हुँ। लाइफ यहाँ पर बनाई है। बट चेहरे पे एक चमक और चेहरे पे एक स्माइल देखते हैं, ठीक? और ये आई थिंक हैज़ बिकम द स्ट्रेंथ ऑफ द कम्युनिटी, जो फॉर मेनी रीज़न्स जो लोकल्स हैं वो उन्होंने रेफ्यूजी नाम दे दिया, पर उसके उस पूरी डिस्कशन के अंदर जो उनके ट्रायल्स और ट्रिबुलेशंस थे, जिसके अंदर आपको जिस जिस कहानी के अंदर आपको करेज और स्ट्रेंथ के अलावा शायद और चीज़ें ना मिलें, या फिर वही उसके स्टार कैरेक्टरिस्टिक्स मिलें, उस कहानी को आपने ऐसे एब्ज़ॉल्व कर दिया। व्हिच इज़ व्हाई आई वांट टू आस्क यू, छंग का सोशल स्ट्रक्चर क्या था? जाति बिरादरियाँ कौन थी? जी, सो झंग जो है मुल्तान डिवीज़न का हिस्सा था और डिस्ट्रिक्ट था झंग। और मुल्तान लेकिन डिवीज़न मानी जाती थी और मुल्तान से शुरू करता हूँ। मुल्तान वाज़ द ग्लोबल ट्रेडिंग हब, अ, जहाँ पर जितना भी डाउन साउथ से स्पाइसेस जो ट्रेड होती थी, मिडल ईस्ट और बियॉन्ड, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस वाज़ द गेटवे। वी ऑल नो जो सिल्क रूट है, सब कुछ है। तो उस टाइम पे पहला पड़ाव जहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन, जहाँ ट्रेडिंग, जहाँ प्राइसिंग डिसाइड होती थी, वो मुल्तान था। और मुल्तान में जो पंजाबी खत्रीस हैं, वो उस ट्रेड को कंट्रोल करते थे ओके। हमेशा। पंजाबी खत्रीस की अगर आप हिस्ट्री पढ़ो तो तो मुल्तान वैसे पंजाब का ही हिस्सा बना। हाँ, मुल्तान वाज़ पार्ट ऑफ पंजाब। ओके। और उस जो है मुल्तान भी एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत प्रॉस्परस था, ओके। बट वो उसकी रिकॉग्निशन ज़्यादा ट्रेडिंग की वजह से थी। ओके। और वहाँ पर जो पंजाबी खत्रीस अगर हैं, अगर आप देखें तो वो शुरू से वो सोल्जर्स थे। हुँ। धीरे-धीरे वो वो जो है और एक्टिविटीज़ में भी आ गए। वो एडमिनिस्ट्रेशन में भी रहे, जो भी उस समय रूलर्स रहे, चाहे वो मुस्लिम इस्लामिक रूलर्स रहे या बाद में सिख रूलर्स रहे, ब्रिटिश के टाइम पे भी और आज भी एडमिनिस्ट्रेशन में भी आ गए, पर बहुत लोग ट्रेडिंग में भी चले गए। हम ट्रेडिंग की बात करते हैं बिकॉज़ जो लोग गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट थे वो फिर सीट्स ऑफ पावर में थे, लाहौर में, अमृतसर में ज़्यादा थे, दिल्ली तक। मगर ये लोग ट्रेडिंग करते थे। ये थोड़े एजुकेटेड भी थे। जो नहीं पढ़े थे, इनको पढ़ने का इंटरेस्ट नहीं था, वो एग्रीकल्चर में चले गए। और 200-300 साल पहले से वो एग्रीकल्चर में थे। और वो जो हमारी गिगेंटिक बेल्ट है, जो इंडस वैली वाली पे, वहाँ पे भी वो करते थे। झंग का जो बहुत बड़ा हिस्सा है, वो पानी नहीं है वहाँ, नहीं था उस टाइम पे। जो चेनाब रिवर है, रावी है और झेलम है, 3 रिवर निकलते हैं, लेकिन वो टच करते हुए निकल जाते हैं नीचे। बहुत पूरे झंग एरिया में नहीं आते। तो ब्रिटिशर्स ने कैनाल सिस्टम लेके आए। लोकल्स ने भी पहले बहुत कोशिश करी अपने इंडिजिनस वे से, बट वो सस्टेनेबल नहीं था। लेकिन ब्रिटिशर्स ने टेक्नोलॉजी ला करके अच्छा बनाया, क्योंकि वो चाहते थे कि और ज़्यादा लैंड प्रॉस्परस हो। और जब उन्होंने कैनाल सिस्टम बनाया तो उनको लोग चाहिए थे जो हार्ड वर्किंग हो और वो एग्रीकल्चर करें, क्योंकि उनको वो क्रॉप्स चाहिए थी इतनी बड़ी आर्मी को फीड करने के लिए। उनको चाहिए था एनिमल्स को फीड करने के लिए। तो उन्होंने परसुएड किया बहुत बड़े एग्रीकल्चरलिस्ट्स को कि आप आइए और यहाँ पे करिए, पानी आ गया है। तो और
मोस्टली जो लैंड थी वो गवर्नमेंट की थी। झंग का जो ऊपर वाला हिस्सा है उसको साल लैंड कहते हैं, वो पूरा पथरी है। वहाँ बरसात में कुछ हो जाए तो हो जाए, नहीं होता है। जो बीच का लैंड है, ताल लैंड कहते हैं उसको, वो अच्छा है अगर उसको पानी मिले और लेवल भी है। तो उन्होंने चेनाब के कैनाल बनाए। नीचे वाले लैंड में भी बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी नहीं है। तो ये जो कैनाल के आसपास की ज़मीन थी, यहाँ पर हमारी फैमिली आती थी। जितने भी विलेजेस हैं वो मोस्टली खत्री डोमिनेटर्स हैं, मगर झेल जो झंग को रूल किया मोस्टली सियाल्स ने, मुस्लिम कम्युनिटी से, मुस्लिम राजपूत थे, कन्वर्टेड थे। वो ओरिजिनल राजपूत थे बट कन्वर्ट हुए थे, तो वो रूल करते थे। और उसके बाद धीरे धीरे कुरैशीज आ गए। कुरैशीज ज़्यादा मॉडरेट माने जाते हैं। और लेकिन हमारे जो खत्रीज थे वो पॉलिटिकली और रूल में बिलीव नहीं करते थे। और वो जो खत्रीज थे वो वहां पर बाद में आए, कनाल कॉलोनीज बनने के बाद आए थे वहां पर? मोस्टली बाद में आए। मोस्टली, हालांकि वो मुल्तान साइड पे जहां जहां पानी था वहां आसपास थे। यहाँ आकर के उनको सस्ती जमीनें दी गई। तो वो पंजाब से आए थे एसेंशियली, या इस पूरे पंजाब से आए थे। और कुछ लोग जो नॉर्थ वेस्ट जो ट्रेडर्स भी थे, उनके पास पैसा था तो उन्होंने एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट करना शुरू किया। तो खत्रियों का यूजुअली अगर हम जोग्राफिकली एक एरिया देखें तो नॉर्थ वेस्टर्न पंजाब की तरफ, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंशियल एरिया जो पंजाब है कश्मीर तक, वहां से नीचे तक सारा जो आपका ईस्ट पंजाब है, अमृतसर, जलंधर, लाहौर, यहाँ पर खत्री हुआ करते ये थे। सारा जो डोमिनेटेड था, यहाँ डोमिनेटेड था। और यहाँ से मूव करके, और खत्रीज एसेंशियली वर अ मर्चेंट ट्रेडिंग कम्युनिटी। They were primarily into a bunch of other things, including farming and military service. But as perhaps during the Mughal times also, and perhaps even before that also, many of them started getting into trade. Much like what was prominent, because ये जो belt था, the Indo-Iranian continuum that we talk about, बहुत, and the Silk Route, of course, बहुत एक अच्छा एक जंक्चर बनता था जहाँ से ट्रेड हुआ करता तो था। अपॉर्चुनिटीज बहुत थी, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज बहुत। हिसार होगा, अग्रोहा हो गया हरियाणा के अंदर, वो भी लॉन्गेस्ट टाइम। आज अग्रोहा शायद आपको इतना चमकदार ना लगे, बट अग्रोहा बैक इन द डे वाज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मर्चेंट एग्रीकल्चर हब था वो सारा। तो वो इलाके से खत्रीज को रिलोकेट कराया गया, और खुद को सम बाय चॉइस हुए, भी गए, हाँ। सम को फोर्सफुली किया, या समथिंग फोर्सफुली नहीं, परसुएड किया गया कि आप जाएं, आपको जमीनें देंगे, फॉर बेटर अपॉर्चुनिटी, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज बेटर मिली, जिस वजह से मेनी खत्रीज मूव टुवर्ड्स द झंग एरिया। सो ये ये पार्टीशन से 300 साल पहले की बात हो रही है, 200-300 साल पहले की बात हो रही है, तब से वो लोग वहीं थे। तो उनके लिए, क्योंकि कनाल कॉलोनीज का जो आइडिया आता है वो पॉपुलरली वेस्ट पंजाब के अंदर 1870s 1860s का आता है। हाँ, पर कुछ लोग उससे पहले भी बस गए थे, क्योंकि हमारे लोग जो हैं कुछ पहले ही आ गए थे, क्योंकि हिस्ट्री बताती है और उस बुक में मैंने मेंशन भी किया है कि बड़े बड़े लैंडलॉर्ड ने जो अच्छे प्रॉस्परस थे, उन्होंने खुद के अपने प्राइवेट कैनाल ही बना लिए थे। ओके, उनके पास रिसोर्सेज थे, लेकिन वो इतने सस्टेनेबल नहीं थे कि स्टेट की सपोर्ट के बिना वो चल सकें ज़्यादा देर। बिकॉज अर्थक्वेक आ गया या डेवास्टेशन हो गई, मानसून आ गया, तो टूटते फूटते थे, तो वो कॉस्ट इतना होता नहीं था, लेकिन थे। तो हमारा जो रोडू सुल्तान गांव था उसमें 40% के करीब कुरैशीज थे और 60% पंजाबी खत्रीज थे, और वो भी हमारा रिलेटिव्स थे। तो कुंबे में रहते थे, आपको पता है सब लोग कि एक गांव में रिलेटिव्स ही होते थे एक दूसरे के। कुछ और होते थे, जैसे कोई नाई है या पंडित हैं, जिनकी जो जरूरत है वो आते थे। और क्योंकि मुस्लिम्स भी थे तो मीट सेलर्स भी होते थे, मोची भी होते थे बनाने वाले पे, सब कुछ जो लोग हमारे, आपको पता ही है कि कुछ हिंदूज के हमारे में जो काम करते थे, कुछ इस्लाम में काम अच्छे करते थे, दर्जी है तो इनवेरिएबली आपको मुस्लिम मिलेगा वहाँ पर, ऐसे है। तो मैंने तो उसमें के बारे में लिखा भी है। तो मिलजुल के रहते थे। और कुरैशियों में और पंजाबी खत्रीज में बहुत प्यार था, एक दूसरे के त्योहार में जाना, दिवाली ईद साथ मनाना, दुख सुख में सब होना। तो परसेंटेज वाइज अगर हम डिस्कस करें तो झंग का उस दौर के अंदर in the at the break of the 20th century, Punjabi Khatris were and Sikhs were in dominance. In dominance, in numbers they were larger in number. वो क्योंकि पंजाबी खत्रीज में से ही सिख्स निकले, आपको बताया पहले गुरु नानक जी भी बेदी थे, वन ऑफ द पंजाबी खत्रीज। तो जब वो इस्लाम के टाइम पे सिखिज्म में जो हमारे ऑल द 10 के 10 गुरु सारे खत्री थे, सारे थे। तो वो ये तो जट सिखों की एंट्री हुई है छठे गुरु के बाद, जब वो मिलिटेंसी या मिलिट्री पावर बनानी थी उसके अंदर, फेथ के अंदर, तब उसके अंदर ज्यादा
और 10 के 10 गुरु थे जो वो खत्री थे। सो धीरे धीरे सिख पॉपुलेशन भी आनी शुरू हो गई। पहला लड़का घर का वो डोनेट करते थे, आपको पता है, गुरु की सेवा में अर्पित करते थे कहना चाहिए। तो बहुत सारे सिख्स भी थे, विलेजेस से जो पूरे सिख से डोमिनेटेड थे, कुछ खत्रीज से डोमिनेटेड थे ओवर पीरियड टाइम। पर हमारे यहाँ पे कुछ सिख फैमिलीज थी, ज़्यादा खत्रीज थे। और यहाँ जंग में आप कह सकते हैं कि ओवरऑल पंजाबी खत्रीज ज़्यादा थे। अब वहाँ पे क्या है कि मुल्तान में मियांवाली भी है, सियालकोट भी है, शोरकोट भी है, ऐसे 5-6 बड़े एरियाज़ हैं जो माने हैं जाते हैं, 5-6 ये हैं। फिर थोड़ा आगे चले जाओ तो रावलपिंडी आ जाता है, सब कुछ है। इसमें जो है पंजाबी खत्रीज धीरे-धीरे कहीं कम कहीं ज़्यादा थे, बट प्रॉस्परस वही थे। लैंड ओनर्स वही थे मोस्टली, और मुस्लिम्स यूज्ड टू वर्क फॉर देम। लेकिन कुरैशीज़ के पास काफ़ी ज़मीन थी, क्योंकि वो जैसे राजपूत सियाल रहे और ओनर्स वो रूल किया था उन्होंने, तो उनके पास बड़े टुकड़े थे लैंड के। बट पंजाबी खत्रीज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक्वायर्ड लार्जर पीसेस ऑफ लैंड बिकॉज ऑफ हार्ड वर्किंग। और वो शाही वाला नहीं था कि हम शाही हैं, यू नो, दे वर फ्यूडल बट ऑफ डिफरेंट काइंड्स। दे वर नॉट फ्यूडल्स लाइक मुस्लिम फ्यूडल्स। वो फ्यूडल थे कि हाँ, उनके बाद लंबरदारी हो जाती थी, सब कुछ है। दे वर फ्यूडल इन दैट सेंस कि गवर्नमेंट ने उनको अथॉरिटी दी थी। जैसे मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर के टाइम से, ग्रैंडफादर मेरे फादर के टाइम तक लंबरदारी रही है, तो वो लंबरदारी आपको इनहेरिट करते थे आप। बट दैट वाज अथॉरिटी गिवन टू यू बाय द स्टेट कि आप जो है मीडिएटर होंगे या इंटरमीडिएरी होंगे, रादर मीडिएटर इंटरमीडिएट होंगे आप गांव उस एरिया के और स्टेट के बीच में। तो स्टेट की सारी कम्युनिकेशन आपके थ्रू होती थी। आप टोल भी, आप जो आपका रेंट है या गवर्नमेंट का टैक्स होता था, वो भी आप कलेक्ट करके देते थे, या आप नेगोशिएट करते थे कि नहीं दे सकते, ऐसे है क्या है वो, तो वो इन्फ्लुएंस होता था उनका। लॉ इम्प्लीमेंटेशन में भी वो हेल्प करते थे, पहले आके वहीं बताते थे जाकर के कि ये लॉ आया नया तो आप इन्फोर्स कराइए। तो उनके वो तरह का फ्यूडलिज्म होता था। मुस्लिम का फ्यूडलिज्म थोड़ा डिफरेंट था, दैट केम फ्रॉम अथॉरिटी ऑफ हैविंग रूल्ड विद अ लिटिल बिट ऑफ एग्रेशन इन दैट। तो वो डिफरेंस था, और पर वो बैलेंस आउट भी करता था बिकॉज हमारे केस में तो वो बड़ा हेल्प आया। मैं आगे आपको बताऊंगा कि कैसे कुरैशीज़ ने हेल्प भी करी, जैसे भी पार्टीशन के दौरान। इतना हॉस्टाइल होने के बावजूद भी एटमॉस्फेयर। तो ये एक उसमें ज्योग्राफिकल और डेमोग्राफिक सिचुएशन थी जंग की। तो 1947 में हमने बहुत सारी स्टोरीज, क्योंकि जनरली जो कॉन्वर्सेशन आती हैं ना, वो पंजाब से या पंजाब के जो बॉर्डर क्रॉस करने वाले एंड द चैलेंजेस, द गौर, द पिलेज, वो सारी की सारी डॉक्यूमेंट होती हैं। एंड मच ऑफ इट हैपेंड, मतलब ये इट इज अनडिनाइबल। Of course, it happened more than what has been documented and told. यस, एंड एक तो मुझे क्वेश्चन यही आता है कि क्यों डॉक्यूमेंट नहीं हुआ, उसकी वजह है, शायद वजह क्या है? उसकी वजह है 1947 में जो हुआ, जिसे कि आप वर्ल्ड की नोन हिस्ट्री में सबसे बड़ी लार्जेस्ट और सबसे ब्रूटल माइग्रेशन, ह्यूमन माइग्रेशन माना जाता है, जो उस स्केल की, और मैंने तो बहुत डीप स्टडी किया है और मेरे तो इकोसिस्टम में हमने देखा है अपने, तो जो ये इस तरह की जब एपिसोड होता है हिस्ट्री में ह्यूमंस के साथ और मास लेवल पे, और इतनी वो ब्रुटैलिटी देखते हैं, जब आपकी औरतों को उठा के ले जाते हैं, आपके सामने उनका बलात्कार होता है, आपके बच्चों के सामने आपको मार दिया जाता है, या बच्चे देखते हैं आप बड़े आपको कैसे मार दिया, आपके सामने आपके बच्चों को मार दिया जाता है, मास लेवल पे मार दिया जाता है। और तो जो उसका ट्रॉमा होता है ना, वो इतना डीप होता है कि वो एक जनरेशन तक सीमित नहीं होता है और एक फैमिली तक सीमित नहीं होता है, वो पूरी कम्युनिटी, एक कॉम जो होती है पूरी, उस पे उसका प्रभाव होता है, उसका इम्पैक्ट होता है। जो वो जिसे आप विक्टिम्स कहते हैं या सर्वाइवर्स हैं, और सर्वाइवर कैन ऑल्सो बी अ विक्टिम कैन बी ऑल्सो हु डिडंट सर्वाइव। तो जो सर्वाइवर्स हैं और विक्टिम्स भी हैं, वो इतने ट्रॉमेटाइज थे कि कुछ सालों तक, डिकेड्स तक, उनमें हिम्मत नहीं थी कि वो अपने इमोशन को एक्सप्रेस कर सके। और
या उनको शब्द दे सकें। उनके लिए, और मैंने देखा है, मेरे ग्रैंडफ़ादर वो 40 साल के थे, तो उन्होंने इतना देखा है, बुक में मैंने लिखा है कि उन्होंने क्या-क्या देखा। सबको ये उनको ये नहीं था कि सब कुछ रह गया पीछे। आइडेंटिटी का भी नुकसान था, पर जो उन्होंने होते देखा, इसको मार दिया, ऐसे किया, वैसे किया, वो ही वेंट इंटू अ शेल। मैंने तो खुद देखा है कि वो बिल्कुल क्वाइट हो गए। मैं तो जब भी जाता था गाँव, और गाँव में बहुत टाइम स्पेंड करते थे हम, फसल के टाइम पे खास करके, तो वो बस चारपाई पे बैठते थे और ऐसे माला जपते थे। मेरे को देख के बहुत खुश होते थे, बस इतना यहाँ की खाएगा, बैठ, ठीक है, बस इतनी ही बात होती थी। हम थोड़े जब बड़े हुए तो उनसे पूछते थे कि क्या है, बिकॉज़ उनकी उनकी हमने कभी ज़ुबान में सुना नहीं कुछ भी। लेकिन जो उनके ज़हन में जा रहा था, वो उसकी गूंज हम उस घर में सुनते थे। उनकी, और हमें महसूस होती थी कि वो एक एनर्जी है वहाँ पर। इतनी पावरफुल एनर्जी थी, और वो पेनफुल और इंटेंस थी, रिफ्लेक्ट होके दीवारों से हमें महसूस होती थी। और उनकी साइलेंस में ये सबसे बड़ी दिखती, उनकी आईज़ में जो पेन है, अ, वो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते थे। लेकिन उन्होंने कभी उसके बारे में बात नहीं की। कभी-कभी एज़ अ पासिंग रेफरेंस में ब कहते थे, और वही मेरी मेमोरीज़ में था। मगर वो सिर्फ़ एक ही चीज़ कहते थे, जब बहुत हम कहते थे बताओ ना जी कैसे हुआ था, क्या हुआ था? तो अपनी लैंग्वेज में बोलते थे, बुरा वक़्त आई, मतलब इट वाज़ बैड टाइम। झांगी में बोलते थे, बुरा वक़्त आई, इट वाज़ बैड टाइम। बहुत ज़्यादा इंसिस्ट करेंगे कि किसकी गलती थी, क्या थे, तो वो कहते थे कि इट वाज़ जस्ट फेट, किसी की गलती नहीं थी, एवरीबॉडी हैड गॉन मैड, हैड लॉस्ट देयर लाइफ। इन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मुसलमानों की गलती थी, या ब्रिटिशर्स की गलती थी, या कांग्रेसी या मुस्लिम लीग की गलती थी, पॉलिटिकल था या क्या था। उन्होंने कभी अपना ओपिनियन मुझे हमें पास ऑन नहीं किया। मेरे फादर के साथ फिर भी मेरी बात होती थी कि कैसे है, क्या है, वो उनको जो याद थी, या मेरे फादर के एल्डर ब्रदर, क्योंकि वो 11-12 साल के थे, उनकी मेमोरी में ज़्यादा कुछ था। बट अगर आपने जैसे कहा कि क्यों नहीं इस, तो उस जनरेशन के लोगों ने ज़्यादा बात नहीं की। कुछ पढ़े लिखे भी नहीं थे, जो रूरल से आए थे। जो जज बन गए आकर के, या कुछ थे लॉयर्स थे, वो अपनी लाइफ रिकंस्ट्रक्ट करने में बिज़ी थे अर्जुन। उनको ये नहीं था कि मैं लिखूँ या बताऊँ। उनके लिए सबसे बड़ा था कि मैं कैसे अपने बच्चों के लिए, फैमिली के लिए, वाइफ, डॉटर के लिए सिक्योर्ड एनवायरनमेंट क्रिएट करूँ। बच्चों के लिए पढ़ाई देखूँ, 2 रोटी कमाएँ और इज़्ज़त की ज़िंदगी जिएँ। कइयों को तो छत चाहिए थी, क्योंकि रिहैबिलिटेशन भी टाइम कंज्यूमिंग था, 4 साल लगे, 3 साल लग गए। तो उनकी ये प्रायोरिटी नहीं थी। जो डॉक्यूमेंटेशन हुई है, वो आउटसाइडर्स ने करनी शुरू की। जो स्कॉलर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, बाहर से आए, अंदर से आए, जर्नलिस्ट, ये वो, जो इंट्रीग्ड थे, ऑब्वियसली इट्स अ वेरी कंपेलिंग सब्जेक्ट। तो वो उन्होंने जब प्रोब करना किया शुरू उधर, तो आप देखेंगे फॉरेनर्स ने ज़्यादा लिखा है इसके बारे में। फिर धीरे-धीरे इंडियन स्कॉलर्स ने लिखना शुरू किया, बट दैट वाज़ आउटसाइड व्यू, मे बी सम क्वेश्चनिंग, बट उस क्वेश्चनिंग में भी ज़्यादा जवाब नहीं आते थे। तो आप देखेंगे जितने भी आर्टिकल्स लिखेंगे, वो एक यूनिवर्सल लगते हैं। आए थे जी, ट्रेन में आए थे, मारकाट हुई थी, ये हुआ था, वो हुआ था, जनरल। देयर आर नो स्पेसिफिक इंस्टेंसेस बारिंग अबाउट 15-20। अब कुछ लोगों ने लिखा, आज आंचल मल्होत्रा एक हैं, उन्होंने किताब लिखी है रेमिनिस्सेंस ऑफ पार्टीशन। उन्होंने ऑब्जेक्ट्स को लेकर, जो लोग अपने साथ आए थे, एक-एक ऑब्जेक्ट लेके, 2-2 ऑब्जेक्ट लेकर के, उसको लेकर के क्या कहानियाँ जुड़ी हुई हैं। उसकी पहली किताब इनफैक्ट बहुत पॉपुलर भी हो गई, कई लैंग्वेजेज़ में आ गई है। तो उसने इंटरव्यू करके लिखना शुरू किया। अब फिर ट्रेंड बन गया, बहुत सारे लोगों ने किया। मेरी किताब थर्ड जनरेशन की पहली किताब है, जिसमें थर्ड जनरेशन ने पार्टीशन सर्वाइवर्स में से जिसने लिखा है अपनी मेमोरी से। और मेरा फॉर्चुनेट ये था कि हालांकि बहुत बड़े गुजर गए थे, मेरे अपनी मेमोरी से लिखा, जो भाई बहन कजन्स को पता था। बट अर्जुन, मेरे को एक एडवांटेज ये था, आई कुड गेट ऑल दिस वेरीफाइड, बिकॉज हमारी फैमिली में एक पार्टीशन सर्वाइवर हैं, 96 ईयर ओल्ड, जो 16 साल के थे उस समय आए। और उन्होंने फिर पूरी सारी फैमिली बैकग्राउंड, गाँव कहाँ, कैसे, किसकी फैमिली, कौन किससे मैरिड था, किसके कितने बच्चे थे, कहाँ आकर के कौन कहाँ सेटल हुआ, किसकी डेथ हो गई, क्या करते थे, ये वो उन्होंने हेल्प किया मुझे। सो आई वाज एबल टू कनेक्ट ऑल द डॉट्स। Weave it all together. हाँ, अदरवाइज बहुत गैप्स होते मेरी इसमें भी। तो आई हैड द फॉर्च्यून दैट ही इज स्टिल लाइव, और इनफैक्ट किताब का लॉन्च के लिए भी मैंने उनको बुलाया। 96 ईयर ओल्ड हैं, आए वो,
रहते हैं वो छिंदवाड़ा में, नागपुर के पास आए और उन्होंने भी बड़ा इमोशनली फील किया कि आकर के उन्होंने किताब लॉन्च किया। बट दिस इज़ टू आंसर कि इतना आसान नहीं होता। मेरे लिए भी इट वाज़ वेरी इमोशनली डिफ़िकल्ट जब ख़ास करके मैं कारवां के बारे में लिखता था कि कैसे ये उन्होंने देखा, मेरे फ़ादर खाना नहीं था, पानी नहीं था, कैसे पानी लेने के लिए रुके तो वेल में एनिमल्स गिरे हुए थे, ये तो अगर आप तो अभी मैं एनएलयू से आ रहा था, डॉक्टर वाजपेयी वहाँ वाइस चांसलर है एनएलयू दिल्ली में, तो उन्होंने कहा कि सुमित इस किताब पे तो तुम्हारे को डॉक्यूमेंट्री बनानी चाहिए। मैंने कहा वो तो बात की बात है बट आई थिंक इट वाज़ इम्पोर्टेंट टू डॉक्यूमेंट। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, क्योंकि ना मुझे जो फियर है वो ये है कि तीसरी जनरेशन में आते हैं, फर्स्ट जनरेशन उस ट्रॉमा से निकल के रिकंस्ट्रक्ट करने में लगी, सेकंड जनरेशन ने उस पर बिल्ड करने का प्रयास किया, थर्ड जनरेशन इतनी फ्लरिश हो चुकी है कि दे आर सॉर्ट ऑफ बिल्कुल, बिल्कुल ठीक बात बिकमिंग है। इम्यून, वो डिस्टेंट हैं उस चीज़ से, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड जनरेशन ने सोचा ही नहीं जी, जिस वजह से। एंड आई फियर कि बहुत सारे लोग इसको बड़ा ना पोएटिक और रोमांटिक सेंस में देख रहे हैं, मैं आपकी बात ठीक है बिल्कुल। ये and there was absolutely nothing poetic. If there was any poetry, it was perhaps to deal with the trauma. हुँ, It had nothing to do, there was nothing poetic, nothing romantic about it. उसके बीच में अगर कोई कहानी, अगर रोमांटिक या पोइट्री कोई ढूंढता है, वो सिर्फ तब ढूंढ पा रहा था क्योंकि शायद वो अपने उस दर्द को छुपाने का प्रयास कर रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल ठीक है और ये डिफ़िकल्ट भी है, लेकिन मुझे लगता है कि और लोगों को आके लिखना लिखना चाहिए, चाहिए ये कहानियाँ और आनी और चाहिए, क्योंकि 2 वजह से और ये इंटरनेशनल हमारे पास एक ग्लोबल एक्सपीरियंस है। आप अगर ज्यूज़ को देखिए, वो आज भी हॉलोकॉस्ट को नहीं भूलने देना चाहते। नहीं भूल वो चाहते हैं कि जो भी आपकी जनरेशन है, उसको हॉलोकॉस्ट का एक-एक चीज़ पता होना चाहिए और सिर्फ़ ये नहीं कि एक सिम्बॉलिकली म्यूज़ियम बना दिया, कि आप जाओ और विज़िट करो ताकि आपकी मेमोरी में रहे। वो चाहते हैं कि हर बच्चे को उसकी माँ, उसके बाप बताएँ ताकि वो फ्रॉम द level of information and well informed and well considered information about their history, what their forefathers have gone through, they should deal with the future constructively. हम ज्यूस के साथ कंपैरिजन नहीं करते बिकॉज उनका ट्रॉमा और डिफरेंट तरह से या उनकी कॉन्फ्लिक्ट्स अभी भी चल रहे हैं। हमारे यहाँ तो इंडिया वाज सो मैग्नमस कि जहाँ एस्टेब्लिशमेंट जाओगे इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं, नहीं। और दूसरी एंड मोर इम्पोर्टेंटली बात कि अगर आपने अपने इतिहास या अपनी कहानी नहीं बताई ना, तो कोई और बताएगा, हाँ बिल्कुल, और वो अपने तरीके से वो बताएगा। अपने तरीके से बताएगा। बिल्कुल, आपने फिर ये आप बहुत उसको इंपॉर्टेंट बात कही आपने। फिर आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, फिर आप, बिल्कुल, क्योंकि आपने तो अपनी कहानी बताई नहीं, नहीं, जब आपके पास मौका था बिल्कुल, तब आप बिल्कुल। शांत हो गए। और एक और वजह है जो आपको मोटिवेट करनी चाहिए। मेरे बच्चे वो लॉ मेरी बिटिया लॉ पढ़ रही है, मेरा बेटा अभी हॉस्पिटैलिटी वो अपनी वाह! ज़िंदगी बना रहे हैं। दोनों ही वो चूज़ कर रहे हैं। वह तो दोनों अपनी लाइफ में बिज़ी रहेंगे अगले 10-15 साल। मुझे नहीं लगता कि वो अपने ग्रेट ग्रैंडफ़ादर का नाम भी जानते होंगे। तो मेरे अपने ग्रैंडफ़ादर का इसलिए जानते हैं क्योंकि वो हमारे साथ रहते थे, ग्रेट ग्रैंडफ़ादर का इसलिए जानते हैं उनके नाम पे लॉ फ़र्म है। लेकिन उसके ऊपर नहीं जा पाएँगे वो। अगर मैंने अपनी किताब में नहीं लिखा होता कि हमारे फ़ोरफ़ादर्स का नाम क्या था, कैसे, कौन, तो वो जाता है, हाँ, उनको सेकंड कज़िन्स का भी नहीं पता होगा। व्हिच इज़ नॉट गुड बिकॉज़ आपका एक क्लैन है। आपको ये तो पता होना चाहिए आपके फ़ोरफ़ादर्स के नाम क्या थे, उनके कज़िन्स बॉडी कहाँ-कहाँ कैसी आपकी है। जड़ें कहाँ हाँ, हैं, बिल्कुल। वो ये नहीं जानेंगे तो कैसे आगे बढ़ेंगे? हाँ, तो मेरे को हमारे बुक लॉन्च पे किसी ने बहुत इम्पोर्टेंट बात कही बाद में कमेंट्स में और उसका रेलेवेंस है इसके साथ कि हम जब शुरू में आए तो कोई झंगी था, कोई मुल्तानी था, ऐसे कहते थे झंगी है, ये मुल्तानी है, सारे पंजाबीज़ ना अलग-अलग होते थे। सब कोई मियाँ वाली वाला है, कोई रावलपिंडी का है, सब कोई लाहौरी है, ऐसे कहते थे। ओवर अ डिकेड उनकी आइडेंटिटीज़ श्रिंक होते-होते अब वो सारे पंजाबी खत्री या रिफ्यूजी बन के रह गए हैं। आज कोई नहीं कहता झंगी है, सब आप पंजाबी, खत्री, बहुत ज़्यादा को तो खत्री ऐड कर देंगे। वो जो आपकी एक एक्चुअल आइडेंटिटी थी, वो तो खत्म ही हो गई। आपको वो बना के रखनी बहुत मतलब ज़रूरी है। आइडेंटिटी बनाने के लिए वन यू नीड कम्युनिटी एंड देन यू नीड अ कल्चर। ये तो कम्युनिटी तो बच गई अगर आपने अपना आपको खत्री आइडेंटिफाई कर लिया, बट जो कल्चर था, जो जंगली हाँ। कल्चर था, वो आपने मिस कर दिया। तो आपकी जो जी, आइडेंटिटी का था, और वो सारा एब्जॉल्व हो गया पंजाबी में। और अगर जिसने एक्सेप्ट इतना कंफर्टेबली ना किया, उसने तो रिफ्यूजी तक डिसॉल्व कर दिया। तो ये मेरा ना, इनफैक्ट ये
हरियाणा और हरियाणवी से बहुत क्वेश्चन रहा है इस बात का। जब भी कॉन्वर्सेशन होती है पॉइंट उठता है कि 2014 में जब मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री बने तो बहुत सारे अखबारों ने भी नेशनल डेलीज wrote of him as a Punjabi refugee or a Punjabi, just a Punjabi. No conversation on वो खत्री हैं या वो नॉन खत्री हैं, अगर वो खत्री हैं तो क्या हैं, कहाँ से आए थे, ऑल दोज थिंग्स, वो कहीं पे डिस्कशन नहीं है। हरियाणवी जो ओरिजिनली या फिर या हरियाणा के ही गांव के अंदर बसा करते थे, जो अपने अपने हरियाणवी प्राइड पे बड़ा गुरूर घमंड किया करते थे, उन्होंने इंश्योर किया कि जो लोग आए थे उनको रेफ्यूजी बोल के एकदम वो कर दिया। इट इज इन एवरी सेंस इट्स अ डेरोगेटरी वर्ड आपने। और वो ये जो झगड़ा हुआ है दोनों तरफ से हुआ कि जो पंजाबी आया था ही वॉज सो इन लव और obsessed विद द पंजाबी आइडेंटिटी कि 4 जनरेशंस बाद भी वो अपने आप को पंजाबी बोलता है। और हरियाणवी जो 7 जनरेशन या 7 जनरेशन से ज़्यादा से हरियाणा में ही रह रहा है, वो इन पंजाब उसने भी इंश्योर किया कि पंजाबी अपने आप को पंजाबी बोले। तो ना वो पंजाबी हरियाणवी नहीं बन पाया या दिल्ली वाला नहीं बन पाया या उसकी आइडेंटिटी नहीं फ्रेश नहीं डेवलप नहीं हो पाई वो। और उसके अंदर दोनों ही कम्युनिटीज़ का एक इंटरप्ले रहा कि हम कहाँ से आए और हम वहाँ पर क्या थे, उसके बीच में कि तुम तो वहाँ से आए हो, तुम वहाँ थे। तो ये इस कश्मकश के अंदर, इस झगड़े के अंदर ना सिर्फ कुछ लोग नहीं, बिरादरियाँ, कम्युनिटीज़, परिवार इसमें फंसे रह गए। तो आई थिंक इट्स परहैप्स राइट टाइम टू गेट इनटू दोज कॉन्वर्सेशन एंड ब्रिंग दोज स्टोरीज आउट, एंड व्हिच इज व्हाई आई लॉर्ड द एफर्ट दैट काफिला इज। थैंक यू। तो आपकी पर्सनल स्टोरी क्या रही? आपका परिवार 1947 के अंदर झंग से चले, फिर वो सीधा हिसार आए थे? नहीं, तो उनकी स्ट्रगल के बारे में भी थोड़ा बताना चाहूँगा क्योंकि जब पार्टीशन की बात हो रही थी, सारी नेगोशिएशन हो रही थी मुस्लिम लीग, कांग्रेस और सिख लीडर्स में तारा सिंह जी और सब लोग, तो किसी ने सोचा नहीं था कि चाहे वो झंग में या मुल्तान, रावलपिंडी, सियालकोट में, मियांवाली में, कि ये हमारे को इफेक्ट करेगा। दे वर लिविंग इन डिनायल कि नहीं होगा, ऐसे हाँ, थोड़ी कैसे थोड़ा हो सकता है। और फिर जब पार्टीशन का एक किस्म से हो गया कि एपरेंट है, नाउ इट्स अ फोरगॉन कंक्लूजन, तब भी वो सोचते थे कि पार्टीशन का मतलब तो यही है ना कि हाँ चलो हम यहाँ भी रह सकते हैं, हम उधर क्यों जाएंगे, हम पाकिस्तान में रहेंगे, हम यहीं पे लैंड करेंगे। और जब जुलाई में लाहौर में दंगे होने शुरू हुए तो तब भी लोगों ने सोचा कि यार चलो लाहौर वाले कि चलो कुछ दिन के लिए उधर चले जाते हैं, हालात सेटल हो जाएंगे तो आ जाएंगे। तो जंग में भी यही हो रहा था। जब लाहौर की खबरें आने लगीं, अमृतसर की खबरें आने लगी कि जुलाई के एंड तक बहुत हालत ख़राब हो गई थी, तब इन्होंने ये सोचा कि चलो और यहाँ तक आ गई तो हम कुछ दिन के लिए कलानौर चले जाएंगे, रोहतक के पास। जी। वहाँ पर मेरे ग्रैंडफादर का ससुराल ओके। तो उन्होंने कहा वहाँ चले जाएंगे। और लेकिन मन नहीं मान रहा था, देख लेते हैं कुछ दिन और देख लेते हैं ये में। और फिर सडनली 1-2 दिन में ही सिचुएशन चेंज हो गई कि रूरल एरिया में स्प्रेड हो गया। और एक कमेटी बनाई गई पीस के लिए, तो वहाँ बुलाया गया, सब कुछ है जैसे भी हुआ। तो अल्टीमेट एक स्टेज आ गई कि अपने गांव को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। तो उस समय ये कुरैशीज़ ने बहुत मदद करी। नहीं, पर मैं उससे पहले ना इस चीज़ में जानना चाहूँगा, क्योंकि ना वही अनदर एस्पेक्ट ऑफ दिस एंटायर कॉन्वर्सेशन कि सी दीज आर ह्यूमन स्टोरीज एंड कहानियों के अंदर किसी व्यक्ति विशेष ने सहायता की हो, इट्स अनडिनाइबल। ठीक, मतलब उसको आप लॉर्ड कर सकते हैं, परंतु जो 1947 में हो रहा था उसके अंदर आपका धर्म, आपकी आस्था उस वायलेंस के बीच में वो सेंट्रल बनी हुई थी। बिल्कुल बिल्कुल। और वो थोड़ा दैट इज एन अनडिनाइबल फैक्ट। ऑफ कोर्स। क्योंकि अगर हम आज जंग की बात करते हैं, अभी जैसे जंग से मैं पूछा था ना आपसे कि सोशो कल्चरली क्या था, दैट एंटायर एरिया लाइक यू सेड वाज डोमिनेटेड बाय खत्रीज, दे वर द बिगेस्ट लैंड होल्डर्स एंड एसेंशियली ज़्यादा हिंदू थे वहाँ पर।
और 47 के बाद कई हिंदू परिवार इसी वजह से हिंदुस्तान आए, क्योंकि बिकॉज ऑफ देयर रिलीजियस आइडेंटिटी, नॉट देयर कम्युनिटी और नॉट देयर रीजनल आइडेंटिटी, बिकॉज ऑफ देयर रिलीजियस आइडेंटिटी दे वर स्लेन. हम्म, एंड ऐसा नहीं था, जैसे अभी आपने पॉइंट बोला ना कि ठीक है एडमिनिस्ट्रेटिव बॉर्डर ही तो अलग हुआ है, हम्म, लोग थोड़ी इधर उधर कहीं पे इवेपोरेट हो जाएंगे. बट 47 के अंदर इसके कई इंस्टेंसेस देखने को मिले और उसी का कॉन्सिक्वेंस था कि बहुत लोगों की मृत्यु हुई. और फिर अ, आज भी, मतलब आज के समय अगर आप 2025 के अंदर बात करें तो पाकिस्तान के अंदर जितने हिंदू रहे थे उनका नंबर्स ओवर द इयर्स हैव डिक्रीज्ड. yeah. So इट्स अर्जुन, अबिसमली लो थोड़ा नाउ. कॉम्प्लेक्स है कि अगर अब मैंने डीप स्टडी किया इसको, सिचुएशन जो है 20-25 दिन में बदली. 20-25 डेज. उससे पहले थोड़ा पॉलिटिकल था, मुस्लिम लीग वर्सेस जो है हिंदू महासभा, ये दे वर ऑल फाइटिंग फॉर देयर टर्फ. खास करके लाहौर डिक्लेरेशन के बाद बैटल लाइंस ड्रॉन हो गई जी, थी. जी, जी. इट हैड बिकम अ मुस्लिम हिंदू इशू. वो लेकिन पॉलिटिकल लेवल पे था, पीपल टू पीपल लेवल पे इतना नहीं था. जो जुलाई में लाहौर में जब झगड़ा हुआ. पूरा झगड़ा हुआ तो इट बिकेम कॉम्युनल, क्योंकि अमृतसर में फिर उन्होंने रिटेलिएट किया और फिर वो मारकाट पे आ गया कि हिंदुओं को निकालो और या आप कन्वर्ट करो या जो भी है. ये शुरू 15 अगस्त से 14 अगस्त से पहले हो गया था उस एरिया में, लेकिन 20-25 दिन में. और सबसे जो इसका जो ब्रेकिंग पॉइंट था वो था कि रावलपिंडी में एक गांव में पूरे सिख गांव में बाहर निकाल के men were shot, women were raped. और वो इतना ब्रूटल था कि इट्स provoked the entire Sikh community to a point where they were determined कि हम रिवेंज लेंगे. And they were also determined to defend themselves beside that. ये सब जुलाई के एंड में आसपास हुआ, तो तब तक हाथ से निकल गई थी बात. और फिर तो गांव में आना शुरू हो गया. और मैं उस स्टेज की बात कर रहा हूं कि इट हैड बिकम क्लियर कि अब रोडू सुल्तान भी अटैक होगा. कुरैशीज ने उस समय कहा कि हम प्रोटेक्ट करेंगे. वो सिर्फ दोस्ती की वजह से नहीं था, मैं आपको सच बताऊं तो उसकी वजह क्या थी कि जो झंग है वो इट वाज एंड टू अ लार्ज एक्सटेंट इट स्टिल इज ग्लोबल कैपिटल ऑफ सूफिज्म. ओके. आज भी सबसे ज़्यादा सूफी सेंट्स के जो मज़ार हैं वो झंग एरिया में. झंग में ऐसे इतने इतने बड़े बड़े हजरत हुए हैं हमारे रोडू सुल्तान ने ही. वही एक ऐसी एरिया है जहाँ पर विमेन के इस्लाम में कभी होते नहीं है, जिस पे आप जा करके आप मज़ार प्रे कर सकें. हीर की मज़ार है, हीर राजा झंग से थे. हीर की मज़ार बनाई गई इतना मानते हैं वो, बिकॉज दे वर लवर्स ऑफ म्यूजिक. उसमें वो फेथ के मामले में वो एरिया में इतना बिटरनेस नहीं थी. बट ऑल दैट चेंज्ड In those 20-25 days. इट चेंज्ड टू अ लेवल वेयर नोबडी कैन इमेजिन. और वो 10 दिन इन्होंने अपने आप को प्रोटेक्ट किया. लेकिन उसके बाद एक बीडीओ थे, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर वहाँ पे, वो भी मुसलमान थे. वो मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर को बहुत मानते थे, उन्होंने उनकी बहुत हेल्प की हुई थी. तो एक दिन वो जीप में आए अपने 2-3 गार्ड्स के साथ. उन्होंने कहा कि प्लान हो रहा है कि लार्ज नंबर में अटैक होगा रात को, तो ना कुरैशीज ना आप डिफेंड कर पाएंगे, वी मस्ट लीव. और फिर उन्होंने टोबा टेक सिंह के पास, उनके खुद की बहन का घर था, उन्होंने कहा कि मैं वहाँ तक आपको लेके चलता हूँ, वहाँ रहिए कुछ दिन और फिर आगे का सोचते हैं. उनकी जो सिस्टर का घर था, उनके जो ब्रदर इन लॉ थे वो आर्मी में घोड़े प्रोवाइड करते थे, तो इन्फ्लुएंस भी था उनके पास, आर्म्स भी थी. तो वो 8-10-12 घंटे का सफ़र कैसे करके 2 घंटे के अंदर निकले. 2 घंटे का मौका दिया. उसने कहा कि मैं आया हूँ, मैं आपको जीप में लेकर आगे लीड करूँगा, पर अभी चलना पड़ेगा आपको. उन 2 घंटों में उन्होंने जो गठरी बनाई, उन्होंने अपने घर के मंदिर से 2 मूर्तियाँ उठाई छोटी छोटी. उसमें से एक मेरे पास आज भी है. एक मिट्टी मुट्ठी भर लेकर के गठरी बनाई, कुछ कपड़े और ज़मीन के कुछ कागज़. और
कुछ गहने भी थे, उसकी बाद में बात करूँगा, जैसे भी था जो भी था। तो ये लेकर के वो 2 घंटे में निकले और 3 हफ्ते वहाँ उनकी सिस्टर के यहाँ रहे। 15 अगस्त और 14 को पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे माना जाता है, जब जिन्ना ने स्पीच दी। उस दिन रेडियो वगैरह उनको नहीं सुनने में मिला। 15 अगस्त को सिग्नल मिला। वो मैंने पूरा रिकॉर्ड किया, कैसे उन्होंने बताया था, क्योंकि मेरे फ़ादर को याद था कि 15 अगस्त को छत पे जाकर के उन्होंने सुना जिन्ना की भी रिकॉर्डिंग, जिन्ना ने जो वहाँ बोला और यहाँ बोला। हालाँकि जिन्ना ने बोला, इंग्लिश में बोला कि मैं सेक्युलर पाकिस्तान बनाऊँगा, किसी को डर नहीं है जाने का, सब यहीं रहें, पाकिस्तान सब रिलीजियंस के लिए है। मगर जो वो इंग्लिश, सोफिस्टिकेटेड इंग्लिश में इतना बोले, तो गाँव-गाँव में थोड़ा ना वो समझते हैं। उनके हिसाब से मैसेज था, पाकिस्तान इस्लामिक स्टेट है और जो नॉन बिलीवर्स यहाँ नहीं रहेंगे। तो मारकाट शुरू हो चुकी थी। लाहौर खुद ही 14 अगस्त को बुरी तरह से बंद कर रहा था। तो उनके तो रोंगटे खड़े होते कि अब तो वापस जाने का तो मतलब नहीं बनता है, हम रोडो सुल्तान कैसे वापस जाएँगे इस हालात में। फिर 3 दिन बाद वो वीडियो वापस आए। उन्होंने कहा कि अब तो यहाँ भी नहीं रह सकते, अब जो हालात हो गए हैं, क्योंकि मेरी फैमिली को टारगेट किया जा रहा है कि आप क्यों प्रोटेक्शन दे रहे हो इनको, तो अब आपको जाना चाहिए। तो फिर वो 3 हफ्ते कारवां में आए और वो जो कारवां था, बुलेट कार्ट्स, पैदल, साइकिल, कोई ऊँट पे, कोई गधे पे, कोई कैसे पे, कोई घोड़ों पे, मीलों 6-6 किलोमीटर के कारवां थे। आप गाँव से आप निकलते थे इधर से, गाँव से कारवां जुड़ते जाते थे इस गाँव से। जो गाँव गाँव में रास्ते में पड़ता था, उससे जुड़ते जाते थे। और वो अल्टीमेटली लास्ट में फिर जब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और इंडिया में डिसाइड हुआ कि मिलिट्री इवैक्यूएशन ऑर्गेनाइजेशन बनी थी, फिर बाद में उनका पूरा और सिस्टम हुआ था, फिर मिलिट्री स्टेप्ड इन। तो लास्ट लेग पे फिर मिलिट्री ने एस्कॉर्ट किया। तो जब ये काफिला जा रहा था, क्या उस वक्त कोई प्रोटेक्शन हुआ करती थी? शुरू में कुछ नहीं थी, इन्होंने खुद को प्रोटेक्ट किया। देयर वर 2 अटैक्स, वो मैंने इसे बताया कि क्या-क्या हुआ था उसमें। पूरे पानी नहीं था, क्योंकि हर कुएँ में मार के आदमी या जानवर, जो हिंदू अपने गाँव छोड़ के जा रहे थे, वो चाहते थे कि हमारी ज़मीन ना आकर के मुसलमान लें, तो वो भी पानी को पॉइज़न करके जा रहे थे। और जो मुस्लिम्स हैं, वो ताकि हिंदू भागें यहाँ से, तो वो आकर के लाशें फेंक जाते थे। तो आपके पानी नहीं होगा तो क्या करेंगे? बच्चों के पास पानी नहीं, खाना आप कितनी देर, और लकड़ी, आपको खाना बनाने के लिए लकड़ी चाहिए। आपके बैल, गाँव जानवर रास्ते में मरते गए, आप वो अपनी बैलगाड़ियों को तोड़-तोड़ करके आपने लकड़ी जला करके आग जलाई कैसे, वो सारा मैंने लिखा है, जो जितना हमारे को बताया जाता था। फिर वो आकर के लास्ट में मिलिट्री प्रोटेक्शन में लाहौर में ट्रांजिट कैंप बनाया था उन्होंने। तो झंग से चले लाहौर की तरफ। लाहौर में ट्रांजिट कैंप पे रहे 2 दिन और वहाँ कई रिश्तेदारों को ढूँढा, मिले इधर से उधर आकर के, क्योंकि एक दूसरे से ढूँढते थे। अब इतने बड़े, कोई कहाँ, कैसे नहीं, कुछ मिले, कुछ नहीं मिले। फिर वाघा बॉर्डर से क्रॉस कराया गया अमृतसर। अमृतसर में उन्होंने कहा कि अब अपनी ये बैलगाड़ी और ये सब छोड़ो, क्योंकि आप अभी भी अंदर बड़ा खतरा है, आपको मिलिट्री में आपको ट्रेन से जाना पड़ेगा, नथिंग ऑन रोड। तो ट्रेन से आए कुरुक्षेत्र में कैंप बना था। सबसे बड़ा कैंप। सबसे बड़ा कैंप था कुरुक्षेत्र में, तो इट्स लाइक अ सिटी। वहाँ पे 2-3 दिन ही रहे, क्योंकि उन्होंने कलौनौर जाना था। दे डिडंट नीड शेल्टर एज़ सच, लेकिन उनको जाने नहीं दिया, क्योंकि महम के पास कुछ गाँवों में प्रॉब्लम हो रही थी, बिकॉज़ मुस्लिम विलेजेस थे बहुत। तो वहाँ अभी भी टेंस था, तो उन्होंने कहा कि उस रोड पे आप नहीं जा सकते, अभी यहीं रहिए। तो कुरुक्षेत्र रहे, लेकिन बड़ा ह्यूमिलेटिंग था, क्योंकि औरतों को बाहर नहाना पड़ता था, क्योंकि आपके पास बाथरूम थोड़ा ना थे। एक टैंकी से बना दी जाती थी वहाँ पानी, या वहाँ पे औरतें में नहाती थी। इट वाज़ वेरी ह्यूमिलेटिंग। और बाद में तो वो इतनी देर तक रहा कि शहर की तरह डॉक्टर, स्कूल खुल गए थे, डॉक्टर आ गए थे, सब कुछ होता था वहाँ पर। लेकिन शुरू-शुरू में इट वाज़ chaotic। लोग 20-20 लोग एक कैंप में रहते थे, पर तो 2-3 दिन ही रहे वो वहाँ पे, ज़्यादा नहीं। फिर उन्होंने किसी, थोड़े पैसे जो थे उनको देकर के किसी से बुलेट कार्ट खरीदा और फिर वो पहुँचे रोहतक या करनाल, रोहतक पहुँचे और वहाँ पर 2 दिन रहे। फिर वहाँ पे फिर कलनौर वाले आए, वो लिया उन्होंने। 4-5 दिन, 10 दिन वो कलनौर रहे अपनी फैमिली में, सबके साथ। एक सिस्टर वहाँ रहती थी और मेरे ग्रैंडफ़ादर के पास के गाँव में। उसके बाद एक नीलोखेड़ी के पास गाँव है, वो पूरा मुस्लिम्स का था, वो छोड़ के चले गए थे पूरा। करनाल गए होंगे फिर। हाँ, नहीं, नीलोखेड़ी करनाल, कुरुक्षेत्र से नहीं, वो रोहतक आए थे, क्योंकि उनको तो कलनौर जाना था।
जी। तो रोहतक से वो वापस आए इसलिए क्योंकि उन्होंने रिहैबिलिटेट तो करना था कि जब तक नहीं कुछ मिलता। तो ये जो हमारी पूरी फैमिली थी वो आपस में मिलने-मिलने शुरू हो गए थे, तो पूरा हमारे गाँव के जितने लोग थे, वो सब उस गाँव में रहे आकर के। खाली गाँव था, नीलोखेड़ी में। नीलोखेड़ी के पास ही गाँव था, उसका नाम भी मैंने लिखा है, मुझे याद नहीं आ रहा है, मुस्लिम नेम है कोई। तो वो वहाँ पे रहे और कोई बात 4-5 महीने। वहीं से फिर वो दिल्ली रिहैबिलिटेशन डिपार्टमेंट जा कर के अर्जियाँ पोस्ट करना ये करते थे, तो वहाँ आए। फिर लेकिन वो इतना मुश्किल होता था, तो फिर आकर के यहाँ पर जो सफदरजंग टूम का कैंप था, फिर 1 हफ्ता वहाँ रहे आकर के कि यार आना-जाना बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि वहाँ बसें ऐसे थोड़ी चलती थी रोज़, सुबह 5 मिनट बाद। तो पूरा परिवार ही फिर सब नहीं, वो गाँव में रहा फिर हाँ, 5 दिन के लिए वो सारे आए क्योंकि नहीं इतनी इनसिक्योरिटी थी, कोई छोड़ना नहीं चाहता था अपने बच्चों को सब कुछ। तो वहाँ 3 दिन सफदरजंग टूम में रहे, फिर उनको लैंड अलॉट हुई। जो लैंड अलॉट हुई अब उसकी भी एक रिहैबिलिटेशन पॉलिसी अच्छी पॉलिसी थी, लेकिन वक़्त लगता था आपके डॉक्यूमेंट वेरीफ़ाई होते थे पाकिस्तान से, तो तब तक वो टेम्परेरी अलॉटमेंट कर दी थी उन्होंने आपके डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे जिनके पास थे। लेकिन उसमें क्या था कि उन्होंने एक फ़ॉर्मूला बनाया था कि आप जितने वहाँ पे लैंड छोड़ के आए हैं, वो कितनी फर्टाइल थी, उसके बेसिस पे आपको यहाँ लैंड मिलेगी। और क्योंकि यहाँ की लैंड ज़्यादा फर्टाइल थी, जैसे जो कम खास करके करनाल, रोहतक, ये वाली साइड बेल्ट, पानीपत वाली साइड, तो क्योंकि यमुना रिवर था, तो उसको वहाँ पे अगर आप 4 एकड़ लेके आए, तो यहाँ आपको 2 मिलेगा क्योंकि ये उसकी फर्टिलिटी ज़्यादा थी और उसकी प्रोडक्शन ज़्यादा थी। वो फ़ॉर्मूला था, फेयर फ़ॉर्मूला था, ऐसी बात नहीं है। लेकिन डिफ़िकल्टी थी हम 3 साढ़े 300 एकड़ था वहाँ पर, तो वो आपको एक टुकड़ा नहीं दे पा रहे थे कि आप सारे रिश्तेदारों को हम एक बड़ा पीस दे पाएँ। तो उन्होंने कहा कि आप छोटे-छोटे ले लो। वो कहते थे नहीं हम रहेंगे इकट्ठे। तो रहने के लिए इकट्ठे तो वो कह रहे थे फिर आपको या तेराई में ले लो। उत्तराखंड के बाद जो अब उत्तराखंड के पास वाला एरिया है सारा, पीलीभीत ये वो, वहाँ पे बहुत सारे सिख गए आपको बताया नादिर है, क्योंकि वहाँ बड़े पीसेस थे। वहाँ मुसलमान छोड़ के आए थे यूपी से। यहाँ पर फिर अल्टीमेटली उनको हिसार में एक टुकड़ा मिला, कुर्डी में। यहाँ पे इस्माइल खान करके एक था, उसके पास थी पूरी लैंड। हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की जो आज लैंड है काफ़ी हद तक, कुर्डी तक। गाँव भी पूरा उसका था। एक ही पक्की कोठी थी उसकी, वो छोड़ के चले गया था। तो वहाँ मिली, लेकिन वो रेत था सर आपको बताया वो तो बालसमंद बालसमंद के बाद वहाँ पे तो तूफान हुआ करते थे, वहाँ रेतीले तो तूफान हुआ करते थे। वहाँ तो ये होता था कि आप सुबह सड़क से निकले हो कच्ची से 2 घंटे बाद हवा चली तो टीला इस तरफ आ गया, सड़क पता नहीं कहाँ है। सड़क कहाँ पे? तो खेती तो क्या होनी थी 20 साल, तो फिर बस ऐसे ही गुज़ारा, तो वहाँ आए। लेकिन फिर ऑब्वियसली जब कनाल आ गया एकदम, हरियाणा के बनने से पहले 64 में कनाल आ गया था, तो तब एकदम लैंड प्रॉस्पेरस हो गया। लेकिन तब तक बच्चों ने डिसाइड कर लिया था, मेरे फादर ने डिसाइड कर लिया, मेरे फादर के बड़े भाई तो वो तो पढ़ना चाहते थे, डिटरमिन्ड थे, तो वो भाग गए, क्योंकि हिसार में स्कूल था नहीं, वो भाग के अलीगढ़ आ गए। उन्होंने अलीगढ़ में पेट्रोल पंप पे नौकरी करके पढ़ाई शुरू करी, एमफिल करी, पीएचडी करी, जम्मू यूनिवर्सिटी में पढ़ाया, फिर यहाँ के सीकर यूनिवर्सिटी में पढ़ाया, फिर वापस जाकर के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ाना शुरू किया, वहीं पे एक पीएचडी और स्कॉलर से मिले, वहीं शादी कर ली। वो कभी आए नहीं, आते थे मिलने, लेकिन ज़मीन में कोई इंटरेस्ट पिताजी नहीं। के बड़े भाई। हाँ, उनको कोई ज़मीन में इंटरेस्ट नहीं था। आज भी उनकी फैमिली अलीगढ़ में ही है। मेरे फादर फरीदकोट भाग गए, क्योंकि मेरे फादर ने कहा कि मैं नहीं पढ़ाऊँगा, तुम पढ़ाओगे तो यहाँ ज़मीन कौन, तुम पढ़ जाओगे तो क्या। 2 ही भाई थे, दोनों बड़ी सिस्टर थी, उनकी शादी कर दी कुछ देर में। तो वो फरीदकोट अपनी सिस्टर के पास भाग गए बड़े। उनके हस्बैंड एक सिंध एसडीओ थे उस टाइम पे वहाँ वाटर इरिगेशन डिपार्टमेंट में। फिर मेरे फादर बड़े अपसेट हुए, मेरे ग्रैंडमदर बड़ा रोती थी मेरे ग्रैंडफादर कि भाई बच्चा एक ही बेटा, बुला लो बुला लो। तब तक हिसार में कॉलेज खुल गया था, डीएन कॉलेज भी खुल गया था, तो वो बुलाया उनको, बुला करके फिर डीएन कॉलेज में पढ़े। और साधन तो था नहीं, साइकिल पे बैठ के जाया करते थे 10-11 किलोमीटर पढ़ने, वापस आते तो जंगली सुअर, कई बार लेपर्ड भी होता था, तो रात रात कई बार लेट हो गए तो पेड़ के ऊपर बिता देते थे। कई बार कहते रहा पेड़ के ऊपर बैठते सारी रात, क्योंकि नीचे डर होता था। और ऐसे स्ट्रगल करी। फिर पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़े, लॉ करने चले गए, मेहनत करी। देन पर मेरे ग्रैंडफादर ने को लैंड से मोह नहीं था। उन्होंने जो मुज़ेरे थे, जैसे दिया दिया, नहीं दिया दिया, जो मुज़ेरों के पास शुरू से थी उन्हीं के पास। और धीरे धीरे बेच जब तक कनाल नहीं आता तो बेच बेच के ही काम चलाया।
फिर एक बारी जब ये कैनाल आ गया तो बल्कि आपको पता होगा कि कुरड़ी में हरियाणा का सबसे बड़ा गुरुकुल है। हम्म। तो एक बारी स्वामी देवानंद जी होते थे, जिन्होंने आर्य समाज का हिसार में सबसे बड़ा काम किया, और आपको पता है हरियाणा तो आर्य समाज के लिए बड़ा माना जाता है पूरी मूवमेंट में। तो वो एक बारी वहाँ से गुजर रहे थे तो उनका मन आ गया कि मैं यहाँ अपना बनाना चाहता हूँ। तो उन्होंने पूछा कि ये किसकी ज़मीन है, तो किसी ने बताया कि लाला जी की है। लाला जी कहते थे मेरे ग्रैंडफ़ादर को। तो उन्होंने कहा मुझे ले चलो, वो पैदल बिना चप्पल के चलते थे। तो मुज़ेरा उनको ले आया, वहाँ बैठे थे दोनों बाहर उसमें। तो उसने कहा कि लाला जी मिलना चाहता हूँ। उन्होंने कहा बताइए, बैठिए। तो उन्होंने कहा कि मेरा मन आ गया, यहाँ पे मुझे गुरुकुल बनाना है, आपसे कुछ ज़मीन चाहिए। उन्होंने कहा कितनी? तो उन्होंने बढ़ते डरते डरते 2 एकड़ मांगी। तो मेरे लाला जी ने मेरी माता जी के नज़र में देखा, उनकी नज़र में आपस में जैसे बात होती थी, बड़े बुजुर्ग तो ऐसे होता था, आपको पता है। उन्होंने कहा कि हम देंगे, आपको 2 एकड़ दिए। उन्होंने 1 मांगे थे, उन्होंने 2 दिए। और उन्होंने कहा कि हम 11,000 रुपये भी आपको इकट्ठा कर देंगे बिल्डिंग बनाने के लिए। उसमें तो 11,000 बहुत बड़ी चीज़ होती थी, बिल्डिंग ही बन जाती थी। और उन्होंने अपने फिर भाइयों कज़न से सबसे मिल कर के गिरा दी, और आज वहाँ से जो स्टूडेंट्स हैं पढ़ के जर्मनी जाते हैं संस्कृत। तो वो तो उनका मोह था फिर। तो परिवार का आर्य समाज से भी जुड़ाव था, ये सिर्फ यही जुड़ाव सिर्फ यही था। या कल्चरली भी आर्य समाज से? इतना इतना कोई बहुत डीप नहीं, प्रैक्टिसिंग आर्य समाजी नहीं है हम तो एटलीस्ट। परिवार के कौन से रिलीजियस या सोशल रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को फॉलो करता था? तो वैसे तो आर्य समाजी हैं, बट मेरे जो ग्रैंड मदर हैं वो तो कृष्ण भक्ति हैं, और या राम दोनों को मानती थी। मेरे ग्रैंडफादर जो हैं वो मानते थे शिव को, मेरे फादर भी शिव को मानते थे। तो बल्कि हमारे गांव में घर के बाहर मंदिर भी बनवाया, क्योंकि उसमें मंदिर नहीं था, क्योंकि वो मुसलमानों का गांव था। मुसलमान वो लैंडलॉर्ड था, तो वो किसी को वहाँ मंदिर नहीं बनाने देता था, अपने घर में भी पूजा नहीं करने देता था। और मेरी ग्रैंड मदर को बड़ा ये था कि हमारे तो वहाँ भी गांव तो में वो मंदिर। गए पाकिस्तान या वो नहीं गए? कौन? वो जो मुसलमान थे, हाँ, हाँ। वो चले गए। उसके 5 बीवी थे, वो सब चले गए। उसका वो अपना सब कुछ छोड़ गया था पीछे, लेकिन वो फिर वो इतना ही वाज़ वेरी क्रूअल। एक ही कुआँ था, पानी भी नहीं लेने देता था किसी को। लोग पता नहीं कहाँ-कहाँ से पानी लाते थे। तो बल्कि जब हम आए तो लोग बहुत एप्रीहेंसिव थे कि अभी वहाँ से आए हैं, पता नहीं कैसे होंगे। तो 2-3 साल तो वो एप्रीहेंशन खत्म करने में लग गए। और हमारे यहाँ तो पूरा खुला था, आप कुएँ से ले जाओ, कैसे करो। माताजी, हमारी माताजी जो है मेरी ग्रैंड मदर, तो वाज़ लाइक अ गॉड मदर। और मेरे ग्रैंडफ़ादर भी लाइक अ गॉडफ़ादर थे कि। और चौधरी भजन लाल जी जब उन्होंने इलेक्शन लड़ना शुरू किया, आपको पता है पहले तो सरपंच का ही लड़ा था, तो आदमपुर हल्का जो है, फिर जब उन्होंने एमएलए का लड़ना शुरू किया, आपको पता है पहले वो घी बेचते थे, जी, जी, जी। ठीक है ना? तो उसके बाद जब वो वो आदमपुर भी में। तो पंजाब से गए थे। हाँ जी, तो उन्होंने जब एमएलए का इलेक्शन लड़ा, तो कुर्डी आदमपुर कॉन्स्टिट्यूंसी में आता था उस टाइम पे। अब तो शायद पता नहीं कुर्डी शायद दूसरी जगह चले गया है। तो वो पहले आकर के मेरे ग्रैंडफ़ादर से आशीर्वाद लेते थे, क्योंकि उस समय बड़े लैंडलॉर्ड माने जाते थे उस एरिया में, जैसे भी है उनका इज़्ज़त ज़्यादा थी। नॉट कि उनके पास ज़मीन ज़्यादा थी, बट लोग मानते थे, उनकी बात करते थे, इज़्ज़त करते थे, जैसे भी है, और आज भी करते हैं। तो वो देखा हमने। और फिर क्या बिजनेस करना स्टार्ट किया या नो, कैसे, क्या काम? मेरे फादर ने तो वकालत शुरू की, और फिर 1971 का वॉर हो गया। और हिसार में ही वकालत की या पंजाब? पहले हिसार से शुरू की, हिसार डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से शुरू करी। उसके बाद वो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी की पोस्ट निकली, तो उन्होंने एडिशनल डिस्ट्रिक्ट की पोस्ट के लिए अप्लाई किया। वो सेलेक्ट हो गए, तो गुड़गांव पहली पोस्टिंग हुई। और मुझे याद है जब गुड़गांव में रहते थे, तो गुड़गांव तो जंगल होता था, वहाँ हमारे खरगोश होते थे पीछे गार्डन में, और छोटी सी कचहरी होती थी। इट वॉज अ डिफरेंट वर्ल्ड। मुझे याद है हम शोले रिलीज़ हुई थी 75 में शायद। तो हम सुमेर करके उनका पीएन होता था, उसने आगे मेरे को बिठाया था, और पीछे मेरे ब्रदर को बिठा करके हमारे को 11 किलोमीटर, 12 किलोमीटर, 25 किलोमीटर हम पिक्चर देखने आए थे। तो वो था गुड़गांव। तो उसके बाद करनाल में पोस्टिंग हुई। करनाल में जो पोस्टिंग हुई, वो उस समय मेरे फादर को एमिनेंस मिली, क्योंकि निरंकारी मर्डर हुआ था अमृतसर में, आपको तो बहुत बड़ा। तो वो सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसफ़र कर दिया था वहाँ से केस, अमृतसर से इंडिपेंडेंट जुरिस्डिक्शन, तो करनाल आ गया था। मेरे फादर स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट हुए, तो वो फिर प्रोमिनेंस में आ गए, बहुत अच्छा वहाँ पे रहे। तो फिर वो एडिशनल एडवोकेट जनरल बने। उस समय हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की पोस्ट पहली बारी हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन नहीं, हरियाणा विधानसभा की पोस्ट पहली बारी जो है ओपन एडवर्टाइजमेंट के थ्रू सेलेक्ट हुई। ओके। अभी तो नहीं, तो हमेशा प्रमोशन से हाँ, होते हाँ, थे। और मेरे फादर की सिलेक्शन हुई।
और तो ही बिकेम सेक्रेटरी हरियाणा लेजिस्लेटिव असेंबली। अच्छा। और फिर वो बने चेयरमैन ऑफ ऑल इंडिया एसोसिएशन ऑफ असेंबलीज, एक इनकी एसोसिएशन होती थी सेक्रेटरीज की। फिर पार्लियामेंट में जो उस समय डॉक्टर सुभाष कश्यप सेक्रेटरी जनरल थे, जी, जी। बलराम जाखड़ स्पीकर थे। तो एक कॉन्फ्रेंस में मेरे फादर यहाँ आए थे, तो बोथ स्पीकर एंड डॉक्टर कश्यप वाज वेरी इम्प्रेस्ड। तो उन्होंने कहा कि आप यहाँ क्यों नहीं आ जाते। उस समय थोड़ा-सा बंसीलाल जी के साथ मतभेद भी हो गया था। उन्होंने मेरे फादर को कहा था कि आप जाओ। तो मेरे फादर ने कहा मेरे तो कॉन्स्टिट्यूशनली सिलेक्टेड पोजीशन है, मैं ओपन कॉम्पिटिशन से आया हूँ, मेरे को तो थोड़ा ना। तो उन्होंने एक दिन में सर्विसेज टर्मिनेट कर दी थी। लेकिन 2 घंटे में हाई कोर्ट ने स्टे किया और हाई कोर्ट ने डायरेक्ट किया एसएसपी को, यू विल पर्सनली एस्कॉर्ट हिम बैक टू विधानसभा टू जॉइन, ताकि किसी और को भी अपॉइंट कर दिया, ही कांट जॉइन। मेरे फादर की वो इज्जत थी। क्या तो उसके बाद यहाँ यहाँ आ गए, एडिशनल सेक्रेटरी रहे। फिर वो रहे सेक्रेटरी जनरल। फिर डॉक्टर सुभाष कश्यप रिटायर हुए, उसके बाद सीके जैन बने, तो मेरे फादर को चार्ज दिया गया सेक्रेटरी जनरल का। और दैट एट दैट टाइम इट वाज द ओनली कैबिनेट सेक्रेटरी पोजीशन अदर देन कैबिनेट सेक्रेटरी रैंक की। ही वाज वेरी प्राउड, हमारी फैमिली के लिए सबके बड़ा प्राउड था। गांव में लोग इतना सेलिब्रेट करते थे, हालांकि वो तो तब भी सेलिब्रेट करते थे जब एडीए बने थे, डीए बने थे, एडिशनल एडवोकेट जनरल बने थे, जैसे भी ये विधानसभा के सेक्रेटरी थे नहीं, झंडी। बट फॉर यू आई थिंक लीगल प्रोफेशन तो आ गया था फिर। हाँ, पर मतलब मेरे फादर ने लेकिन 10-6-7 साल बाद छोड़ दिया था, फिर सर्विस में आ गए थे। लेकिन उस समय बड़ा क्या हुआ कि आपको याद होगा कि शायद चौधरी भजनलाल के टाइम पे ये हुआ था कि हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन का रिजल्ट लीक हो गया, बहुत जी, जी। कंट्रोवर्सी हुई थी। तो नरसिम्हा राव ने उनको कहा कि आप डिसॉल्व करो पूरा कमीशन। बहुत बदनामी हुई थी, बहुत पॉलिटिकली। तो उन्होंने उस समय फिर नरसिम्हा राव ने कहा था आप बाहर से किसी को लेके आओ एज चेयरमैन पब्लिक कमीशन, जिसका कंप्लीटली अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है। तो भजनलाल जी ने मेरे फादर को कहा कि आप आ जाओ, तो उन्होंने कहा मैं कैबिनेट सेक्रेटरी पोजीशन होल्ड कर रहा हूं, मैं क्यों चुप। तो माने नहीं। तो फिर लेकिन वो बाहर से सच में किसी और को नहीं लाना चाहते थे कि तो फिर वो उन्होंने नरसिम्हा साहब राव साहब से बात करी कि आप इसको कहो। नरसिम्हा राव साहब ने शिवराज पाटिल जो थे स्पीकर, उनको कहा कि तो मेरे फादर ने रिफ्यूज़ कर दिया। फिर लेकिन बड़ा बड़ा बनाया उन्होंने, तो फिर वो चेयरमैन पब्लिक सर्विस बन के चले गए। और वो 6 साल अर्जुन, एक भी सिलेक्शन 6 साल उनकी टर्म में चेयरमैन पब्लिक सर्विस कमीशन के मेलाफाइडी ग्राउंड पे नहीं सेटिस्फाइड हुई। जस्टिस कुलदीप सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी जजमेंट में लिखा है कि दिस इज द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ हरियाणा where in the term of chairman of the Public Service Commission not a single selection has been set aside on the grounds of bias, prejudice, LFID, corruption. दैट्स अ ग्रेट स्टोरी आई थिंक, वो हरियाणा के लिए ही। हरियाणा के लिए भी तो है, बट मुझे लगता है कि पंजाबी खत्रीस के लिए, या जिन्हें रेफ्यूजीज कहा जाता है, कि आपने जो शुरू ही ये कहा था कि पंजाबी के चमक है, तो कहाँ की स्ट्रगल, 6 साल का बच्चा आया हुआ जिसने मार काट देखी, वो कहाँ हुआ? वो कहाँ से कहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन में बना। उसके बाद उनको अरुणाचल प्रदेश का गवर्नरशिप ऑफर हुई, पर उन्होंने कहा नहीं, मैं अपने गांव में जाना चाहता हूँ, मैं अपने खेतों में रहना चाहता हूँ। वो लास्ट स्टेज में अपने अतउल्ला खान जहांगी एक सिंगर है, बड़ा फेमस, जी, जी, जी। उसकी कैसेट्स मंगाते होते थे दुबई से, या कोई भी पाकिस्तान से आ रहा होता था दोस्त, क्योंकि वो जा नहीं पाए क्योंकि अयतुल्ला खान उठाड़े तोड़ जाएंगे वो अयतुल्ला। हाँ, और जो क्योंकि he was in government service, he was not, he could never go back to Pakistan. My brother has been, I've been a few times, पर वो नहीं जा पाए। आपका रोडू में जाना हुआ? हाँ, मैं रोडू सुल्तान कभी नहीं जा पाया, क्योंकि जब भी कभी वीज़ा मिला तो वो लाहौर, कराची, इस्लामाबाद तक ही मिला, क्योंकि मैं वर्ल्ड बैंक कंसल्टेंट गया या मैं लिटरेचर फेस्टिवल में गया, तो वो आपको उसी जगह का वीज़ा मिलता है पाकिस्तान में। और अब नहीं जा सकते थे। बट मेरे ब्रदर ने, क्या कह रहा हूँ वैसे, तो उन्होंने उनको मेरे फादर को सर्टिफिकेट चाहिए था स्कूल से, क्योंकि यहाँ पे 1 साल उनकी एज ज़्यादा लिखा दी गई थी, तो उनको 1 साल की और सर्विस मिलती थी फिर पार्लियामेंट में, तब जब थे तब। तो मेरे ब्रदर ने वो किया था पाकिस्तान, क्योंकि वो सार्क लॉ में सेक्रेटरी जनरल था, तो वो गया था, तो बड़ा रिस्क लेकर के वो रोडू सुल्तान की आउटस्कर्ट्स तक चले गया था। लेकिन उनके जो लोकल दोस्त थे, जज थे, उन्होंने कहा कि इसके बाद की जिम्मेवारी मैं नहीं लूँगा, क्योंकि इमोशनल इशू है। आप किसी के घर पहुँच जाओ, आपकी रोडू से, ये मेरा घर होता था, वो कैसे रिएक्ट करेगा पता नहीं, और कुछ बवाल हो गया तो आप यू आर इन वायलेशन ऑफ वीज़ा, क्योंकि वीज़ा आपके पास जो है जो लाहौर तक का है, तो आप झांग पहुँच गए हैं
वही बहुत बड़ा ऑफिस है, वो तो अंदर कर देंगे तो मैं क्या करेंगे। तो फिर चुपचाप वो आ गए, वहाँ नहीं गए, लेकिन सर्टिफिकेट मिल गया था, स्कूल से सर्टिफिकेट आ गया था। 1 साल उनकी उम्र वाक़ई कम थी, पर उन्होंने क्लेम नहीं किया, क्योंकि ऑफ़िशियली कैसे आया, क्या आया, वो बड़े इश्यूज़ आते हैं, क्या बस कहाँ से आया बताओ, कैसे अप्लाई किया था, क्या है? तो वो बातें थी, बट ये बात माननी पड़ेगी कि उन्होंने ये हिंदुस्तान की गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट, मैं पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात नहीं कर रहा, कि ठीक है सोशल लेवल पे आपको रिफ्यूजी कहता है जैसे भी है, पर स्टेट लेवल पे एस्टेब्लिशमेंट में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं, कोई डिस्क्रिमिनेशन। कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं। पॉलिटिक्स होती है ऑफिस में कि यार कि आपका बॉस इस कम्युनिटी से है तो उसको प्रमोट कर, ये सब होता है, ये स्ट्रगल्स आज भी हैं, सबकी हैं, को हमारी यूनिक नहीं थी। और मेरे ख्याल से एज सोसाइटी प्रोग्रेसेस तो वो ये कम हो वो ये जाएगी, हो गई है, हो गई है, हो गई थोड़ी है। कम हो भी रही है। हाँ, और दूसरा क्या है कि जो अर्ली फेज होता है ना डेवलपमेंट का, उसके अंदर पहला बंदा व्यक्ति सबसे पहले अपना ही सोच रहा होता है, हाँ, पहले अपने परिवार का सोच रहा होता है, फिर वो बिल्कुल। इसीलिए जो महान व्यक्ति होते हैं हम्म, उनकी उनकी डिस्क्रिप्शन के अंदर या उनकी तारीफ के अंदर सबसे पहले चीज़ यही होती है कि उन्होंने भेदभाव नहीं किया। जैसे मुझे याद है कि बचपन में ही से ही ना ये बार बार सुनते आया हूँ कि परिवार वो अच्छा, ये लीडर वो अच्छा जिसने जो मंच पे कह दिया उसने अपने परिवार में भी फॉलो किया। हाँ, क्योंकि ऐसे बहुत एग्जाम्पल्स हैं लोगों के जो मंच पे कुछ और बात बोलते हैं और घर पे जी, कुछ और इम्प्लीमेंट जी। करते हैं। आप मंच पे बोल दें कि भाई सबको सरकारी स्कूलों में पढ़ना चाहिए, आपके बच्चे पढ़ रहे हो देश के बाहर। अच्छा देखो, मैं तो ये देखता हूँ, हालांकि बड़ा नैरो प्रिज्म है देखने के लिए चीज़ों के, लेकिन जो लोग सब कुछ छोड़ के आए, यहाँ कैंप्स में रहे, मेरे फादर जब पार्लियामेंट में थे तो 2 एकड़ की कोठी में थे, 13 गुरुद्वारा रकाबगंज रोड उनको अलॉट हुई थी, 31 गुरुद्वारा रकाबगंज रोड, कोने वाली कोठी है रकाबगंज रोड गुरुद्वारा के साथ, पार्लियामेंट के साथ, बिल्कुल, बिकॉज मैंने वाज एडिशनल सेक्रेटरी ऑफ विजिटिंग एंड सेक्रेटरी जनरल। मतलब इससे बड़ी और बात क्या हो सकती है, गांव के लोग जब आते थे तो इतनी प्राइड होती थी, रिश्तेदार आते थे तो कि प्राइड अपना होती थी बच्चा यहाँ पहुँच गया। कि देखो कहाँ से कहाँ पहुँच गए, मेहनत से, ईमानदारी से और हार्ड वर्किंग तो हमारी कम्युनिटी है, कम्युनिटी हार्ड इसमें वर्किंग। इसमें कोई शक नहीं है। और लेकिन वो इसलिए पॉसिबल है कि हमारी एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में एक ये था कि आप, अगर आप में हुनर है और मेहनत करना चाहते हैं, जुनून है, तो आप ऊपर जा सकते हैं, जा सकते हैं। ये है। तो आपकी जर्नी फिर कैसे, हाउ डिड यू मेक योर बेस? आप हिसार में पढ़ाई की आपने, फिर आपने पंजाब यूनिवर्सिटी पढ़ाई की, हम्म। फिर पंजाब यूनिवर्सिटी में ही आपने फिर पंजाब हाई कोर्ट में ही प्रैक्टिस अपनी वकालत शुरू हाँ, की। मैंने वहाँ पे शुरू करी, उसके पीछे भी एक कहानी है, मैं आपको बताऊँ, वो भी इसी एपिसोड से जुड़ी हुई है जो बंसीलाल जी वाला मैंने बताया। तो मेरे फादर चाहते थे कि तुम आईएएस बनो। उस समय का टाइम था जब आप, बहुत अपॉर्चुनिटी थी, अब इकोनॉमी खुली नहीं थी, तो या सरकारी लाइफ में सफल होने के लिए सरकारी नौकरी चाहिए सरकारी थी। नौकरी चाहिए आपको, सिक्योरिटी के लिए, सबके लिए। तो मेरे फादर बहुत इंसिस्ट करते थे, नहीं तुम आईएएस की तैयारी करो। तो मैं स्टूडेंट लीडर था पंजाब यूनिवर्सिटी में, पीक टेररिज्म के टाइम की बात कर रहा हूँ। तो लेकिन मेरा, फिर मैंने उनकी बात मान ली और मैं आईएएस की तैयारी कर रहा था, और तब ये एपिसोड हुआ। तो जब वो मैंने आपको बताया कि हाईकोर्ट ने स्टे किया, तो हम जस्टिस जवाहरलाल गुप्ता सीनियर एडवोकेट हैं, उनके पास गए थे। 2 घंटे उन्होंने केस को सुना, पिटीशन लिखाई, अगले दिन सुबह मेंशन करी, चीफ जस्टिस के बेंच में स्टे हो गया, और मेरे फादर इज्जत से वापस विधानसभा गए। मैंने अर्जुन देखा कि क्या आईएएस की पावर है, जो इस लॉयर की पावर है। अगले ने खड़े होकर के एक चीफ मिनिस्टर के खिलाफ ऑर्डर लिया, और क्या एक जज की पावर है। मैंने वहाँ माइंड अपना चेंज किया। मैंने वकालत तो ऑलरेडी ज्वाइन कर ली थी, पर मैं आईएएस की तैयारी कर रहा था, बट आई डिसाइडेड, और मैंने ये भी डिटरमिन था कि अगर वकालत शुरू करूंगा तो उन्हीं के साथ करूंगा। और मेरे को 18 अगस्त 1989 को मैं अपना एग्ज़ाम दे करके आया। मैं सीधा उनके पास गया, वो बाहर गार्डन में अपना टहल रहे थे, और मैंने उनके पैरों को हाथ लगाया। मैंने, हाँ भी, पंजाबी में बोलते थे वो। तो मैंने कहा जी आप, मैं पेपर दे आया हूँ लास्ट, वकालत करनी आपके साथ। कहते तो पागल हो गया, तेरे बाप के पास, वैसे कहते थे कि तेरे बाप के पास 1.5 एकड़ 2 एकड़ की कोठी है दिल्ली में, जा दिल्ली ऐश कर, यहाँ क्या स्ट्रगल करेगा, क्योंकि यहाँ मैं क्या पैसे दूंगा तेरे को, अकेला रहेगा, रोटियाँ खाएगा, बनाएगा, ये है। मैंने कहा जी वकालत करनी तो आपके साथ करनी है, नहीं तो करनी ही नहीं। उनके ऑफिस में आई वॉज नंबर 16 जूनियर, उन्होंने कहा चला आ जा। आई वॉज नंबर 16 जूनियर, और
6 महीने तक 16 जूनियर को रिस्पॉन्डर भी मिलता था, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की रिटन स्टेटमेंट, महाराष्ट्र दे एमडीयू की एचएयू की रिटन स्टेटमेंट बना दो, बन के आती थी, आपने उसको ठीक करना है, थोड़ा-सा बना के दे देंगे, बॉस देखते भी नहीं थे और आपका ₹500 का बिल जाता था एज़ जूनियर लॉयर। वो 4 महीने बाद, 3 महीने बाद आ गया तो आ गया, नहीं आया तो नहीं आया और आपको महीने में 2 मिलती थी। ज़्यादा से ज़्यादा रिटन स्टेटमेंट तो ₹1000 होता था, 5 महीने, 6 महीने, लेकिन मुझे पता था कि मैं सीख रहा था। और अब बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊँ, वो उनकी मदर की तबीयत ठीक नहीं थी, तो वो एस्कॉर्ट हॉस्पिटल में दिल्ली आए हुए थे, तो मैं नंबर 16 जूनियर था, लेकिन मैं उस दिन बैठा हुआ था, मैं तो मेहनत करता था। तो 4, 5, 8 बड़े-बड़े सरदार आए, वो सारे एक्ससी एंड एससी बड़े-बड़े, उनकी प्रमोशन पंजाब के उनको प्रमोशन डिनाई हो गई थी। तो दे वांटेड टू स्टे इमीडिएटली कि सम अदर पीपल वर बेसिकली सुपरसीडिंग देम। तो मैंने उनकी कहानी सुनी, मैंने बॉस को फ़ोन किया, मुझे क्लाइंट आया हुआ है ये। तो कहते और कौन, ऑफिस में सीनियर पूछ रहे थे कि मेरे से ऊपर जो बना सकें। तो मैंने कहा जी और तो कोई नहीं है। तो कहते क्या केस है? मैंने कहा इतना। कहते तू बना लेगा पिटीशन? तो मैंने कहा जी मैं बना लूँगा, कोशिश करता हूँ। कहते चल ठीक है। कहते शाम तक मैं पहुँचूँगा, तू बना। तो वो गाड़ी पे आ रहे थे, 11:30 12 बजे की बात है, संडे की। तो मैंने उनके साथ बैठा, मैं हाथ से लिखते थे हम, तो मैं सिर्फ जैसा टाइपराइटर पे टाइप होती थी, ये बात कर रहा हूँ मैं आपसे 1991 की। मैंने बना दी। वो आए ना, बैठे, बुलाया, होता था कि अपने चैम्बर में बुलाया, क्लाइंट बैठे हुए इतने सारे और मैं सामने नर्वस, पहली बार पिटीशन ड्राफ्ट करी, कभी सोचा नहीं था कि मौका मिल जाएगा। तो उन्होंने देखना शुरू किया लाल पेन से, गधा, खच्चर, ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। मैंने कहा ये तो डस्टबिन में चली जाएगी, और मेरा मुंह लाल हो रहा था, क्लाइंट सामने बैठे, वो भी देख रहे थे यार कहाँ फंस गए। उसके बाद उन्होंने 15 मिनट बाद देखा, जा टाइप करा। फॉर मी दैट वाज द टर्निंग पॉइंट इन लाइफ। आई वाज थिंकिंग, मैं सोचा था ये तो डस्टबिन में गई, और वो सिर्फ उन्होंने मेरे को बताने के लिए कि तेरी क्या, हाउ यू कुड हैव इम्प्रूव्ड, सिर्फ 6 चेंज करी। दैट वाज द टर्निंग पॉइंट इन माय लाइफ। वहाँ पे क्या होता था कि जब भी क्लाइंट आते थे, पहले वो क्लाइंट से समझते थे क्या है, फिर वो जिसको जूनियर को देना चाहते थे उसको आवाज़ मारते थे। हम सब बाहर वाले कमरे में बैठते थे। निर्मल जी अब तो जज बन गई हैं, रिटायर हो गई निर्मल यादव। अ, विक्की सबसे बड़े थे, विक्रम जी। राजीव आत्माराम भी छोड़ के गए थे सीनियर एडवोकेट हैं। तो इस तरह से बाबा, हमारा तो नंबर ही नहीं आता था कभी। उसके बाद 2 दिन बाद कुछ क्लाइंट आए, सुमंत, आवाज़ आई, वो आवाज़ कभी बंद नहीं हुई फिर। उसके बाद 1.5 साल बाद वो जज बन गए, लेकिन तब तक इतना कॉन्फिडेंस आ गया था। उन्होंने मुझे कहा, बलराम गुप्ता डॉक्टर, वो पंजाब यूनिवर्सिटी के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे, लीगल थे, उनकी प्रैक्टिस वो टेक ओवर करेंगे, क्योंकि दोनों बच्चे अभी यंग थे, लॉयर थे। लेकिन मैंने उनसे हाथ जोड़ के पैर पकड़ के माफ़ी मांगी कि आपके पास काम करने के बाद मैं किसी से काम नहीं कर सकता और किसी और को गुरु नहीं मान सकता। आई वेंट इंडिपेंडेंट। मैं उस समय, सूर्यकांत जी जो अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने वाले हैं, वो हमारे से 4-5 साल आगे। ही वॉज सर्विस लॉ में परमजीत पटवालिया, इनका कंपटीशन होता था, राजीव आत्माराम, उसके ऊपर जो थे वो थोड़े और सीनियर जो जाने वाले, उसके नीचे वाले रैंक में मैं आ गया था। सूर्यकांत जी के सामने भी अफेयर होते थे, सब कुछ है। लेकिन मेरा भाई ने इतने में लॉ करके यहाँ पे शार्दुल के साथ ज्वाइन किया, अमरचंद मंगलदास। अच्छा। जब मैं उससे मिलता था तो वो बात करता था, हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लिए अपेयर हो रहे हैं, हम इंडियन ऑयल के लिए हो रहे हैं, हम स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन के लिए। मुझे लगता है यार कमाल है, हिंदुस्तान लीवर, ये हमारे लिए तो वो सिर्फ अखबारों में देखते थे, एड्स देखते थे। हमने कहा यार मैं पटवारियों के लिए अपेयर हो रहा हूँ, मैं तहसीलदार के लिए अपेयर हो रहा हूँ। तो मैंने कहा यार फिर दिल्ली चलना चाहिए। तो मैं जब मैंने डिसाइड किया ना, तो लिब्रान साहब फर्स्ट प्यूनी जज थे, एमएस लिब्रान। उन्होंने मुझे बुलाया, क्या पावड़ा हो रहे क्या? मैंने कहा जी क्यों? कहते साले हम लंच पे बात करा करें कि इस छोरे को यार तू 10 साल क्यों वेट करेंगे, 2 साल बाद गाँव दे देंगे, तेरे को तो यहाँ बिठा देंगे कुछ साल में ऊपर, और तू दिल्ली जाने की बात कर रहे हैं। तो मैंने कहा जी यहाँ मेरा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। अरे क्या पागल हो यार। फिर उन्होंने मेरे फादर से बात करी कि क्यों हो जा रहा है, तो मैंने कहा जी मैं, उसने जिद पकड़ ली है और मैं दिल्ली आ गया। वन फाइन डे आई हैंडेड ओवर माई प्रैक्टिस टू मनीष माई फ्रेंड एंड आई केम बैक। मैं उसमें 37-38 हज़ार कमाता था, विच वॉज वेरी गुड नंबर। यहाँ करके मैंने 3,500 पे एक लॉ फर्म को ज्वाइन किया 3 महीने के लिए। और मैंने रियलाइज़ किया, और मेरे को माफ़ करना अगर मैं एरोगेंट साउंड करूँ, लेकिन मैंने रियलाइज़ किया यार ये इतनी बड़ी फर्म इस तरह से चलाते हैं, तो अगर मैं अपनी फर्म खोल लूँगा तो,
क्योंकि वो सब बाहर के लॉयर्स को ब्रीफ करते थे, फर्म्स में कुछ नहीं होता। आप ड्राफ्ट बनाओगे लेकिन सीनियर के पास जाओगे सेटल कराने, आर्ग्यू कराने के लिए सीनियर के पास जाओगे और फीस सारी सीनियर लेगा। तो मैंने कहा हम क्यों बैठेंगे यहाँ पे? तो मैंने 3 महीने बाद छोड़ दिया। मैं अपने फादर को कहा कि सर मैं आपके पास मॉडल टाउन में छोटा सा घर था, टूटा-फूटा। मैंने कहा जी मेरे को 1.5 लाख मेरे पास बचा हुआ है, मेरे को आप 1.5-2 लाख रुपए दे दो तो मेरे को एक सेंट्रल मार्केट लाजपत नगर में बेसमेंट मिल रही है 100 गज की। बड़ा मशक मना किया उन्होंने, तू अभी और लगा, एक्सपीरियंस किया है, फिर वे मान गए और हिसार गए। उन्होंने मकान बेचा 1.5-2 लाख रुपए का, मुझे दिए। मेरे भाई ने भी छोड़ दिया। हमने उस 100 गज की 1993 दिसंबर 18 को हमने वहाँ से शुरू किया लॉ फर्म केसर दास के नाम से। Rest as they say history. We became one of the top 5 law firms in the country, and with the grace of God, जहाँ गए ऑफिस बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। और वो बेसमेंट ऐसी थी हर बरसात में इतनी भर जाती थी। लेकिन जुनून था, डिटरमिन्ड थे और ट्रेंड सेटर थे कि नया वेव लाएंगे। और ये भी बताऊं कि वी वर देयर इन द राइट टाइम आल्सो, बिकॉज 93 में आया था तो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भी रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए थे, इकोनॉमी खुल रही थी, बड़े बड़े मल्टीनेशनल इंडिया में आ रहे थे। तो जो बड़ी फर्म्स थी, शार्दुल, जेबी दादाचंद जी, डीसी सिंघानिया, उनको नजर आ रहे थे बड़े बड़े क्लाइंट, मल्टीनेशनल डॉलर नजर आ रहे थे। अब वो स्टेट बैंक, स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, इंडियन ऑयल तो छोटे हो गए थे, हमारे लिए वो बड़े बड़े थे। वो हमारे पास आने शुरू हो गए, हमने जाकर के पिच करना शुरू किया, एक रास्ते से दूसरा रास्ता खुलता गया। और तभी मैंने आपको कहा कि 32 में विद द ग्रेस ऑफ गॉड आई हैड अबाउट 15-16 जूनियर्स एट दैट टाइम, एट दैट एज। तो बहुत कुछ देख लिया था उस एज तक। और आई थिंक गॉड वाज कंपनसेटिंग अस फॉर व्हाट वी हैड लॉस्ट एंड सफर। दैट इज द लॉ ऑफ नेचर। लॉ ऑफ नेचर जो है ना, नेचर की फोर्स जो होती है ना, जो कैसे वो बैलेंस करता है, वो कमाल है। उसके कोई रिटन रूल्स नहीं है, लेकिन मुझे लगता है वो फोर्स जो है ना आपको देख रही है, वो देख रही है ईमानदारी से काम करेंगे, ये सीधे रास्ते चल रहे हैं कैसे। अगर वो चल रहे हैं तो वो अपनी पूरी ताकत लगा देगा आपके पीछे। जुनून आपका है, लेकिन जो एनर्जी आप ड्रॉ कर रहे हैं ना, वो उस फोर्स से ड्रॉ कर रहे हैं। मुझे ये लगता है कि उसने हमारे को जो ट्रॉमा है, इमोशन है, वो जो मिट्टी की खुशबू है, वो तो अपनी जगह है ना। और आप जो जमीन से जुड़े हैं, हरियाणा के लोग तो मिट्टी सब कुछ है ना वहाँ की, तो मिट्टी की खुशबू वो है एक वैक्यूम। लेकिन वो भी आप ज्यादा नहीं बोल सकते, लोग कहेंगे अच्छा यार पाकिस्तान की मिट्टी की खुशबू, आप वो भी नहीं कह सकते आज की डेट में, है ना, क्योंकि वो अब हमारी मिट्टी नहीं है। ना तो भारत की है। हाँ, पर भारत मिट्टी की मिट्टी भारत की है, वो तो एडमिनिस्ट्रेशन ने वो बदल कर दिया। हाँ तो हो ना। अगर आप इसे अच्छे से बोलेंगे तो बहुत लोग ये भी बोलेंगे आपको, आप ही वो पुरोधा है, वो आवाज बने कि अखंड भारत होना चाहिए। अखंड भारत तो देखो, अब मुझे लगता है कि मैंने, अगर आप देखेंगे मेरे प्रेफेस की किताब मैंने ये लिखा है कि हमारी जनरेशन में तो बहुत बदलाव नहीं आएगा, लेकिन आज से जो अल्फा या जो बाद की जनरेशन आ रही है, सब कॉन्टिनेंट की बात कर रहा हूँ मैं, सिर्फ हमारी नहीं, जो इंस्टाग्राम जनरेशन है, जिनके लिए एक ही यूनिवर्सलिज्म है, एक ही, देयर इज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ कॉमनैलिटी इन व्हाट दे सी, व्हाट दे गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय, वो जोड़ेंगे। और वो जोड़ेंगे इकोनॉमिक रीजंस की वजह से। सोशल फ्रेंडली पॉलिटिकल नहीं होने वाला कुछ भी। आपने देखा ही है, जूस का भी देख रहे हो, इट विल ओनली गेट वर्स। मगर वो जनरेशन रियलाइज करेगी कि इस रीजन की, इस सब कॉन्टिनेंट की प्रॉस्पेरिटी तभी आएगी जब सब इकट्ठे होंगे हम। क्योंकि अदरवाइज, कैमरा पे कह रहा हूं कि यूएस विल नेवर टॉलरेट कि इंडिया बिकम्स इकोनॉमिक सुपर पावर। आप देखिए आज क्या हो रहा है, इट इज ऑल बिकॉज इंडिया इज बिकमिंग अ थ्रेट, चाइना इज बिकमिंग अ थ्रेट। और दे विल बी वेरी हैप्पी अगर हम डिवाइड होकर रहें, वी कीप फाइटिंग, एज नाउ इज बांग्लादेश ऑल्सो ऑन द रॉन्ग साइड। कभी नेपाल में प्रॉब्लम है, कभी श्रीलंका में है, कभी मालदीव्स में है। हमारे को एटलीस्ट 3 जो हमारा, जो एटलीस्ट भारत था ही ऑल द टाइम, बांग्लादेश, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, ये 3 तो कम से कम, जब तक आज के 15-20 साल 25 साल बाद जनरेशन रियलाइज नहीं करेगी कि हमारी इकोनॉमिक सुपर पावर हम तभी बनेंगे
जब हम मिल के करें और साथ हों। अब उस साथ की फॉर्म, शेप, नॉमेनक्लेचर आप क्या भी कह लें, उसे अब अखंड भारत कहें या कुछ भी कहें। यूरोपियन यूनियन भी तो बना ना। Hmm. यूरोप अलग-अलग हिस्से थे, उन्होंने यूनियन बना दिया। And the Germans and the French can come हाँ, together. then they can together, why can't we? But it will not be politics that will bring together. That we can see very clearly. Because हमारा रिलीजन का इश्यू इन्वॉल्व है। हमारे को अगर कोई चीज़ लाएगी तो इकोनॉमिक्स, क्योंकि एक जो नेक्स्ट जनरेशन आ रही है उनके बड़े डिफरेंट तरह से क्लोजर्स होंगे कि भैया बिजनेस करना है, भैया आपके यहाँ ट्रेड होता है, हम ट्रेड कर सकते हैं। तो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन होगा, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन होगा, ट्रेड होगा, तो होगा, सब कुछ हो जाएगा। Acha, we've spoken about a bunch of things, and of course, I have many more questions. But before we close, and I think because of a bunch of things that you've shared during our conversation, I think it's wiser to ask you for the next generation. Can you give a couple of suggestions okay, to make it in life? What are those 3, 4 things that young people today should perhaps pursue or make them as the core principles that they build or foundation on? पहला तो ये कि अगर आज हम लोग इकोनॉमिक पावर, एक हमारा डेमोग्राफिक एडवांटेज या जो भी हमारी स्ट्रेंथ्स हैं जिसकी वजह से आज हम जियोपॉलिटिकली इम्पोर्टेंट हैं, इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट है, वो इस वजह से है कि इंडियंस आर वेरी हार्ड वर्किंग, दे आर वेरी एंटरप्राइजिंग, दे आर रिस्क टेकर्स, और उनकी बहुत सारी और स्ट्रेंथ्स हैं, और वो हमारी जो स्ट्रेंथ्स हैं वो हमारी स्ट्रगल से निकली हैं। हमारे पास 1% की जीडीपी ब्रिटिश छोड़ के गए थे 1947 में। एक भूख थी, डिप्राइवेशन थी, हम वहां से आए। उनको, इस जनरेशन को ये नहीं भूलना चाहिए कि आपको सब कुछ अगर प्लेटर पे मिल रहा है, आपको आज उस स्ट्रेंथ पे मिल रहा है कि आपको अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, आपको कंप्लेसेंट नहीं होना चाहिए। यू शुड कंटिन्यू टू वर्क हार्ड, स्टे रेजिलिएंट, स्ट्रीट स्मार्ट, and don't become a generation which wants everything at the press of a button. There is no substitute for hard work and a resilient citizenry. Number 2, that you should read about your history or about your ancient times, about your ancient literature. हमारी जो वैल्यू सिस्टम है, जो हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, हमारे सोशल फैब्रिक की, हमारे कल्चर की, उसके बारे में पूरी जानकारी रखो, अपने एंशिएंट लिटरेचर को पढ़ो, और आपको वहाँ से अब पता लगेगा, चाहे वो फाइनेंस है, इकोनॉमिक्स है, पॉलिटिक्स है, गवर्नेंस है, सोशल लाइफ है, फैमिली लाइफ है, उसके वैल्यू सिस्टम्स और प्रिंसिपल्स हमारे एंशिएंट लिटरेचर्स में इतनी क्लियरली आर्टिकुलेटेड हैं, और उससे पूरे विश्व ने गाइडेंस ली है। इट बी अ पिटी अगर हम खुद उसको वैल्यू ना करें। और तीसरी बात है कि हमारी जनरेशन को ये रियलाइज करना पड़ेगा कि वी हैव टू राइज अबव द होल कॉन्सेप्ट व्हिच आई सी अब एक इमर्ज हो रहा है यंग जनरेशन में, अबाउट मी, मैं, सेल्फ, मेरे इंडिविजुअल राइट्स, मेरे इंडिविजुअल चॉइस, मेरी इंडिविजुअल फ्रीडम। मैं वही करना चाहता हूँ जो मैं चाहता हूँ। हर कोई अपने ड्रीम्स रखता है, हमने भी रखी हैं, बट हमारे इंडिया में हमारी ड्रीम्स चाहे लेट फुलफिल होनी शुरू हुई, 95-96 के बाद हमने इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटीज़ और देखा, अपनी ड्रीम्स को विंग्स आते हुए देखा, मगर उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि हमारी पेरेंट्स ने, हमारी जनरेशन जो हमारे इससे पहले की जनरेशन थी, उन्होंने हमारे को वैल्यू सिस्टम दिया, उन्होंने हमारे में इन्वेस्ट किया, उन्होंने अपनी ड्रीम्स को हमारे में इन्वेस्ट किया, अपनी सेक्रीफाइसेस करके हमारे लिए पढ़ाया, उस स्टेज पे पहुंचाया, और हम इसलिए सक्सेसफुल थे, और या हमने नेशन बिल्डिंग में काम किया क्योंकि हम उसको रियलाइज़ करते थे, रिकॉग्नाइज करते हैं। आपसे मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप रियलाइज़ करेंगे कि इंडिया की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ये है कि हम एक
हमेशा एज अ कम्युनिटी में रहे हैं। हमारी लाइफ वे ऑफ लाइफ हमेशा ऐसी रही है, चाहे वो गांव है, मोहल्ला है, शहर है, घर है, जॉइंट फैमिली है। हम हमेशा जो भी रहे हैं, हम क्योंकि साथ रहे हैं, इकट्ठे रहे हैं, एक दूसरे के लिए रहे हैं, एक दूसरे से स्ट्रेंथ रही है, एक दूसरे की मदद करी है। कभी मैं पीछे हटा, कभी आपको आगे किया, कभी आपने आगे किया। अगर हम इंडिविजुअलिटी में आएँगे, जो कि एक वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है कि मैं तो 15 साल बाद रहूँगा, अपना घर रहूँगा, इंडिपेंडेंट रहूँगा, मैं पेरेंट्स से क्यों सुनूँ, मुझे 16 साल बाद अपनी गाड़ी चाहिए, मेरे को तो अपना अपना खुद का ट्रैवल करना है, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। आप करिए, मगर हमारे सोशल फैब्रिक को इंटैक्ट रखिए, जिसमें एक कॉन्सेप्ट है एक्सटेंडेड फैमिली का, जॉइंट फैमिली का, एक सोसाइटी का, एक कम्युनिटी का, एक फ्रेटर्निटी का, कुंबे का और गाँव का, शहर का, मोहल्ले का। अगर हमारा वो इन एक सोशल स्ट्रक्चर कोलैप्स कर गया और हम सोचें कि हम एक अमेरिका की तरह वेस्टर्न सोसाइटी बनेंगे जो सिर्फ अपार्टमेंट्स में रहेंगे, तो जैसे आज वेस्टर्न नेशंस में लोग लोनली हैं और आज जो वहाँ पर एक अनरेस्ट है, हमारे को वो नहीं चाहिए। तो प्लीज़ rise above individualism and live also for others' prosperity, others' growth, and for your society, community, or your family, friends, and everybody around you. Besides, of course, living for yourself. Manjit, thank you very much. It's been an absolute pleasure speaking with you, learning so much, getting exposed to many ideas and stories of these journeys which teach you a lot about gut gumption and resilience, courage. I congratulate you for the book. Thank you for the story that you've just shared with us. And this goes for longer conversation sometime soon. Appreciate it. There's much to talk to you about, a bunch of things that you've done, of course, from the foundations and many other books that you've written. Congratulations, sir. Thank you so much, Let's speak Arjun, again and soon. thank you so much for having me. It was lovely talking to you, and I, especially because it was very easy going, no structured discussion, no questions. पहले क्या थे, क्या होंगे, क्या पूछोगे. It was very spontaneous, and I think that's why it comes straight from the heart, and I therefore enjoyed it very much. That's been the objective. Thank you very much. Thank you Sir. so much. Thank you.